जब हमने रेंज को लेकर बात की थी, आपको याद होगा अपने चैप्टर रिलेशंस एंड फंक्शंस में लेकर, तो कुछ बार या कई बार हमने एजम्पशन लिया था कि मान लो ये होगा 1 1, या फिर ये मैं जानता हूँ कि 1 1 है तो आप भी मान लो ये 1 1 है, यानी ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऐसा कोई फंक्शन रहा होगा, तो हम उसकी रेंज सीधे सीधे उसके एक्सट्रीम्स पर निकाल पा रहे थे। आपको मेरी बात याद आ रही है? खैर, अगर नहीं भी आ रही है तो इस लेक्चर में हम यही बात करेंगे कि अगर मुझे फंक्शन का नेचर पता चल जाए तो उस नेचर की हेल्प से आप उस फंक्शन के रेंज तक कैसे पहुंचते हैं, उस बारे में अब हमारा डिस्कशन शुरू होगा। ऑफ कोर्स मैक्सिमम मिनिमा को लेकर भी डिस्कशन होना बाकी है, जो आने वाले लेक्चर्स में करेंगे, पर अगर मुझे उसकी मोनोटोनिसिटी पता चल जाए तो भी आप पता कर सकते हो उस फंक्शन की रेंज काफ़ी हद तक। इस बारे में डिस्कशन आज हम करेंगे अपने इस लेक्चर के दौरान कि अगर आपको क्या पता हो भाई मोनोटोनिसिटी, तो उस पर बेस्ड कुछ एप्लीकेशंस, यानी जैसे किसी फंक्शन की रेंज निकालना, ये डिस्कशन आज होना है। किस के तहत भाई? आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की प्रिपरेशन के तहत। ये तैयारी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि हम एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक। इस प्रिपरेशन में ऑफ कोर्स जो हमने कैलकुलस जो अभी कर रहे हैं, इससे पहले कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म कर चुके हैं, और इसके बाद अब हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री को भी कंक्लूड करेंगे। कंसेप्ट्स, एग्जाम्पल्स, असाइनमेंट क्वेश्चंस और JEE एडवांस्ड के सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस करना, यह हमारा मोटिव या प्रोसेस रहती है हर एक चैप्टर को लेकर। ज़रा देखते हैं आज आपके लिए क्या चीज़ें अनफोल्ड होती हैं वन आफ्टर अनदर। गौर से देखिएगा भाई, सिंपल सी बातें हैं। फाइंडिंग रेंज ऑफ द फंक्शन एंड नंबर ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन यूजिंग मोनोटोनिसिटी, मतलब मैं क्या किसी फंक्शन के कितने रूट्स होंगे और उसकी रेंज क्या हो सकती है, ये पता कर सकता हूँ अपने इस कंसेप्ट को जानकर मोनोटोनिसिटी के। उसी को हम एक्सप्लोर करेंगे, देखना ध्यान से। One of the most important applications of concept of monotonicity is what? कि किसी भी फंक्शन की आप रेंज निकाल लें। ये सीखेंगे कैसे? कब? जब ये पता चल जाए कि वो जो फंक्शन है वो मोनोटोनिक है किसी एक इंटरवल में। आप सोचो ना, ऐसा क्यों आसान है कहना कि अगर मुझे उसकी मोनोटोनिसिटी पता चल जाए तो मैं किससे भी एंड पॉइंट्स पर किसी भी तरीके से एंड पॉइंट्स यानी एक्सट्रीम पॉइंट्स पर उसकी वैल्यू निकाल कर रेंज निकाल सकता हूँ। समझो बात को। जैसे मुझे कोई कह दे कि आपका जो फंक्शन है सर, आपका ये जो फंक्शन है ये एक फंक्शन है जो कि इस तरीके से मूव करता है कि वो आपकी उसकी ये डोमेन है, जैसे कि एक वैल्यू है लेट्स से x1 और उसकी एक वैल्यू है लेट्स से ये x2 है ना, और आपका जो फंक्शन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपका जो फंक्शन है वो एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। आपका फंक्शन आपके इस फंक्शन के डोमेन में, जो कि फंक्शन का डेफिनेशन है f(x), मान लो जो भी रही होगी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, फंक्शन का डोमेन है x1 से x2, और आपने ये जाना कि आपका फंक्शन जो है वो इसके डोमेन यानी x1 से x2 इस इंटरवल में आपका फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसका मतलब क्या मैं ये कह सकता हूँ, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कि सर जो वैल्यू इस फंक्शन की x2 पर रही होगी, जो वैल्यू इस फंक्शन की x2 पर रही होगी और जो वैल्यू इस फंक्शन की x1 पर रही होगी, शैलाई से वो इस फंक्शन की एक्सट्रीम वैल्यूज रही होंगी। बात को थोड़ा अच्छे से डाइजेस्ट होने दीजिएगा, बस यहीं से एक नया पार्ट शुरू हो रहा है जो कि मेरे ख्याल से काफ़ी स्वाभाविक है समझना कि ऐसा तो होगा, क्योंकि सर ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो x की मिनिमम वैल्यू पर इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू मिलेगी और x की मैक्सिमम वैल्यू पर इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। आप समझ पा रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ? आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि अगर मुझे फंक्शन पता चल जाए कि वो मोनोटोनिक है, मतलब वो या तो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तो मैं उसकी रेंज फिगर आउट कर सकता हूँ एटलीस्ट। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। और थोड़ा अच्छे से समझते हैं, गौर से देखना। मुझे अगर ये पता चल गया कि x1 पर f(x1) जो है वो नेगेटिव है, x2 पर f(x2) आपका पॉजिटिव है, और चूंकि ये मोनोटोनिक है, मतलब अगर एक बार जैसे कि ये इंक्रीजिंग था तो अगर ये इंक्रीज होना शुरू हुआ तो डिक्रीज नहीं होगा, मतलब अगर इसने कहीं पर 0 को पास किया तो दोबारा 0 पर नहीं आएगा। जब x एक्सिस पर इसने 0 को पास किया, मतलब x एक्सिस पर जब इसने इस फंक्शन ने वैल्यू 0 होल्ड अटेन की, उसके बाद अब कभी वापस ये दोबारा 0 पर नहीं आएगा। मतलब मैंने कोई पॉइंट कोई वैल्यू निकाली x3 जहाँ पर आपका फंक्शन क्या है f(x3) 0,
तो मैं कहना चाह रहा हूँ दोबारा कभी अब ऐसी कोई x की वैल्यू नहीं आएगी जहां पर ये 0 हो, क्योंकि ये फंक्शन मोनोटॉनिक है, मैनी वन होने से रहा, ऑफ कोर्स कंटिन्यूअस फंक्शन था, तो जाहिर सी बात है आपका फंक्शन जो होगा वो अपना एक ही रूट देगा। मतलब इस फंक्शन को अगर एक इक्वेशन में कन्वर्ट करता और मैं पूछता f ऑफ x इज इक्वल टू 0 के रूट्स बताइए, तो आप क्या कहेंगे, सर इसका एग्जैक्टली एक ही रूट्स होगा, ये एक ही बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये मोनोटॉनिक है। क्या आप मेरी बातें समझ पा रहे हैं? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के बजाय स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होता तो क्या होता, तो भी कोई खासे बदलाव नहीं आते अगर आप कॉमन सेंस से सोचे तो। क्यों, देखो मान लो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है ऐसा, है ना, ये इसकी वैल्यू है x1 जहाँ पर ये कुछ है ना, ये इसकी एक वैल्यू है x2 जहाँ पर ये कुछ है। क्या आप सुन रहे हो, ये आपका x एक्सिस पर एक पॉइंट है x1 और ये आपका x एक्सिस पर एक पॉइंट है x2, है ना। x1 पर इसकी वैल्यू है f ऑफ x1 और x2 पर इसकी वैल्यू क्या है, f ऑफ x2, है ना। और कहीं ना कहीं किसी ना किसी पॉइंट x3 पर ये x एक्सिस को इंटरसेप्ट करता है। फिर वही बात है, ये मैंने पता किया सर, मैंने सॉल्व किया इस फंक्शन को f ऑफ x को, और मैंने ये जाना कि इसका जो डोमेन है जो कि x1 से x2 था, इस दौरान मुझे पता चला कि f डैश x नेगेटिव था। मतलब मुझे पता चला कि f(x) आपका डिक्रीजिंग फंक्शन था, मतलब f ऑफ x आपका कैसा फंक्शन था, मोनोटॉनिक। अब जैसे ही मुझे पता चला कि ये कंटिन्यूअस मोनोटॉनिक फंक्शन है, तो ये मैनी वन तो बनने से रहा, क्योंकि अब ये 1 1 ही रहेगा। पहला स्टेटमेंट तो ये कि अब अगर ये मुझे पता चला मोनोटॉनिक, एंड टू बी मोर स्पेसिफिक मोनोटॉनिकली डिक्रीजिंग, मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, तो मैं ये कहूंगा कि x की जो सबसे छोटी वैल्यू है इसके डोमेन में, उस पर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू, और x की जो सबसे बड़ी वैल्यू है उस पर इस फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी। मतलब अगर आपने मुझसे इस फंक्शन की रेंज पूछी होती तो मैं कहता इस फंक्शन की रेंज होगी f ऑफ x1 से f ऑफ x2। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो? इस फंक्शन की रेंज क्या होती, f ऑफ x1 से f ऑफ x2। ऑफ कोर्स मान लो जैसे कि मैंने लेट्स से x1 और x2 को इंक्लूड किया होता है ना, ये क्लोज ब्रैकेट में होते, तो अगर ये डोमेन था तो ये रेंज होता। क्या ये बात हम आसानी से कह सकते थे? और इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर देखने को आपसे कह रहा हूँ तो यहाँ भी बड़े आराम से आप कह पाएंगे सर कि देखो ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटी वैल्यू पर बड़ी वैल्यू और बड़ी वैल्यू पर छोटी वैल्यू। तो इस बार अगर f ऑफ x आपका x1 से x2 में डिफाइंड है ना, तो आपका जो f ऑफ x होगा उसकी रेंज क्या होगी भाई, f ऑफ x की जो रेंज होगी वो होगी आपकी f ऑफ x2 से f ऑफ x1। क्या आप समझ पा रहे हो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या आप बड़े आराम से ये बात देख पा रहे हो बिना किसी परेशानी के? जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू और मैं थोड़ा सा क्लियर आपको कर दूं ताकि आप कंफर्टेबली इस बात को डाइजेस्ट कर पाएं। जैसे कि अगर मैं आपसे पूछूं, ज़रा बताएं आप a टू दी पावर x का ग्राफ जब a आपका क्या है, जब a आपका 1 से छोटा है। ऑफ कोर्स हम जानते हैं a 0 से 1 या 1 से इन्फिनिटी के बीच में होता है, मतलब a हमेशा पॉजिटिव होता है और 1 कभी नहीं होता है। तो अगर a आपका 1 से छोटा है तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो पहली बात तो मैं ये जानता हूँ सर कि आपका ये जो कर्व है, आपका ये जो कर्व है a टू दी पावर x, ये x की सारी रियल वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है। बढ़िया, मतलब ये x एक्सिस पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक चलेगा। अब आप मुझे ये बताओ, जब मैंने निकालना चाहा f डैश x, आई रिपीट, जब मैंने निकालना चाहा f डैश x, तो a टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन होता है a टू दी पावर x log a। अब a टू दी पावर x तो एक पॉजिटिव वैल्यू है, लेकिन log a, चूंकि a 0 से 1 के बीच है, log a आपका जो होगा वो एक नेगेटिव वैल्यू होगा। इन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव, यानी f डैश x मुझे पता चला नेगेटिव है। f डैश x अगर मुझे पता चलता है नेगेटिव है, मतलब मुझे ये पता चलता है कि f ऑफ x कैसा फंक्शन है, एक डिक्रीजिंग फंक्शन। f ऑफ x अगर मुझे पता चलता है एक डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो मुझे f ऑफ माइनस इन्फिनिटी जो मिलेगी वो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और f ऑफ इन्फिनिटी जो मुझे मिलेगी वो मिनिमम वैल्यू मिलेगी। क्या अपनी बात समझ पाई? क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है तो x की सबसे बड़ी वैल्यू पर आपको इसकी सबसे छोटी वैल्यू, और x की सबसे छोटी वैल्यू पर इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी। और आपको ये बात जस्टिफाई होती हुई भी दिखेगी कि सर देखो सिंपल सी बात है, आप खुद कॉमन सेंस लगाओ, f ऑफ इन्फिनिटी कितना होगा, a टू दी पावर इन्फिनिटी। अब a की पावर इन्फिनिटी तब होता था जब a 1 से बड़ा होता था। अगर a 0 से 1 के बीच है, मतलब एक छोटी वैल्यू है, छोटी वैल्यू की जितनी पावर आप चढ़ाओगे वो उतना ही छोटा होगा। तो a टू दी पावर इन्फिनिटी कितना हो जाएगा भाई, a टू दी पावर इन्फिनिटी हो जाएगा 0, क्योंकि a आपका 0 से 1 के बीच है। a टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी कितना होगा सर, a टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी को मैथमेटिकली आप हाइपोथेटिकली 1 अपॉन a टू द पावर इन्फिनिटी मान लो, यानी लिखा हुआ है 1 अपॉन 0, यानी कितना लिखा हुआ है, इन्फिनिटी।
आप समझ पा रहे हो इसकी जो रेंज है वो कैसी है, 0 से इन्फिनिटी। ऑफ कोर्स आप माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तो इंक्लूड कर नहीं पा रहे हो, तो जो इसकी रेंज होगी वो क्या होगी सर, एफ ऑफ एक्स जो आपका होगा वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, वो आपका 0 से इन्फिनिटी तक लाई करेगा, और ऑफ कोर्स 0 और इन्फिनिटी भी इंक्लूड नहीं होंगे। क्या आप मेरी बात समझ पाए? अब एक छोटी सी बात, कोई मुझे ये बताएगा कि एफ एक्स के रूट्स कितने होंगे। सर एफ एक्स कभी भी कोई नेगेटिव वैल्यू ले ही नहीं रहा, इवन नेगेटिव छोड़ो सर, वो 0 भी नहीं हो रहा है, तो एफ एक्स कभी भी एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, तो इसके रूट्स होंगे ही नहीं। मतलब अगर कोई पूछे ए टू द पावर एक्स कब कब 0 होगा, तो मैं कहूँगा एक्स की किसी भी वैल्यू पर ये 0 नहीं होगा। क्या आपको थोड़ी बहुत क्लैरिटी मिल रही है कि कैसे अगर मैं उसका मोनोटॉनिक नेचर अगर पता कर लूँ कि वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग या डिक्रीजिंग है, मतलब इंक्रीजिंग है, तो मैं कैसे फंक्शन की रेंज फिगर आउट कर सकता हूँ। जैसे एक छोटा सा एग्जाम्पल और ले लेते हैं ताकि आप कंफर्टेबली चीज़ें समझ पाएँ। जैसे अगर ये मान लो एक आपका ग्राफ है, ये आपका एक कर्व है जो कि ऑफ कोर्स क्या फंक्शन है, मैंने मान लिया ये आपका फंक्शन है log x, है ना, और ये log x तब है जब x का बेस e है। कोई परेशानी? हम सबसे पहले तो ये जानते हैं ये किसके लिए डिफाइंड है, तो सर इसकी जो डोमेन होती है वो होता है x की सारी पॉजिटिव रियल वैल्यूज़, मतलब ये 0 से इन्फिनिटी ओपन ब्रैकेट में डिफाइंड होता है। बड़ी अच्छी बात है सर। मुझे आपसे पहले तो ये जानना है कि f डैश x क्या होगा। सर f डैश x होगा 1/x। अब जब x 0 से इन्फिनिटी के बीच है तो 1/x कैसा होगा, 1/x हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब मुझे ये पता चला कि f डैश x पॉजिटिव है, मतलब fx आपका कैसा फंक्शन है, fx आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। fx अगर एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो मुझे x की सबसे छोटी वैल्यू पर छोटी वैल्यू और x की सबसे बड़ी वैल्यू पर बड़ी वैल्यू मिलेगी। मतलब जब x आपका सबसे छोटा है, x की सबसे छोटी वैल्यू क्या ले पा रहे हो, 0 नहीं ले रहे हो, पर 0 से जस्ट पहले तक जा रहे हो, तो जब आप 0 को अप्रोच कर रहे हो तो कर्व किसे अप्रोच कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी को। तो अगर आप एफ ऑफ एक्स की रेंज मुझसे पूछें तो ये कहाँ से कहाँ तक होगा, माइनस इन्फिनिटी से। जब आप x की बड़ी से बड़ी वैल्यू ले रहे हो तो ये कर्व कहाँ जा रहा है, इन्फिनिटी तक। तो ये क्या हो रहा है, इन्फिनिटी तक। क्या आप, आई एम रियली सॉरी, मैंने क्लोज्ड ब्रैकेट यूज़ कर दिए है ना। यहाँ पर क्या आएंगे आपके, यहाँ पर आएंगे आपके ओपन ब्रैकेट्स। क्या अब आप बातें समझ पा रहे हो कि अगर मुझे पता हो कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग तो कैसे रेंज पता कर सकते हैं। तो सर ऐसे तो आप किसी भी फंक्शन की रेंज पता कर सकते हो। मेरा कहना है यही आप गलत एक एजम्पशन ले रहे हो, किसी भी फंक्शन की रेंज बस ऐसे ही पता नहीं कर सकते। आप समझो बात को, जैसे एक फंक्शन है ये जो कि कुछ इस तरीके से घूम रहा है, तो अगर आप कह रहे हो कि सर उसकी x1 पर वैल्यू पता कर लो और उसकी x2 पर वैल्यू पता कर लो और आप कह दो f ऑफ x1 और f ऑफ x2 इसकी रेंज है, तो शायद आप गलत हो। मेरा कहना है किसी भी फंक्शन की रेंज पता करने के लिए आपको उसकी छोटी से छोटी वैल्यू पता होनी चाहिए और आपको उसकी बड़ी से बड़ी वैल्यू पता होनी चाहिए। और जो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वैल्यू के बीच का गैप है, ये जो सारी वैल्यूज़ हैं ये सब उसकी रेंज होती है। क्या अब आप मेरी बात समझ पा रहे हो? अगर वो कंटिन्यूस फंक्शन है तो किस तरीके से उसकी रेंज पर जाएंगे। सर रेंज कैसे निकालेंगे, ये कैसे निकालेंगे, कैसे ढूंढेंगे, सारा डिस्कशन अभी थोड़े आने वाले लेक्चर्स के लिए रिजर्व रखिए। उस बात से पहले अभी तो बस मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फंक्शन आपका मोनोटॉनिक पता चल जाए तो उसकी रेंज हम कैसे निकालते हैं, इस बात को तो डाइजेस्ट करने में कोई परेशानी नहीं। अगर थोड़ी बहुत क्लैरिटी आई है, थोड़ी बहुत चीज़ें आपको समझ आई हैं, तो मैं चाहूँगा कि एक क्वेश्चन से और क्लैरिटी लेते हैं। अब ये क्वेश्चन तो बड़ा अजीब सा लग रहा है सर, फाइंड द रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स जो कि है 1/π साइन इनवर्स एक्स, है ना, प्लस tan इनवर्स एक्स। ठीक है सर, फिर आपने प्लस में लिखा है x+1/x² + 2x + 5। सारी बातें छोड़, क्या सबसे पहले तो जीवन में मैं ये पता कर सकता हूँ सर कि इस फंक्शन का डोमेन क्या होगा। कोशिश करते हैं। डोमेन पता करने से फिर मैं देखूंगा ये मोनोटॉनिक है या नहीं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, ये क्या है समझेंगे। समझो सर, डोमेन ये कहता है इससे, इससे और इससे सबको सेटिस्फाई कर लो। x की वो वैल्यू जो इसको भी खुश कर दे, इसको भी खुश कर दे और इसको भी खुश कर दे, उन तीनों का जो इंटरसेक्शन है वो वैल्यू हमारे लिए सबको खुश कर देगी और वहाँ जाएंगे। जैसे वही बात, ये पापा, ये दादाजी और ये मम्मी। पापा ने कहा इससे इसके बीच आप मूवी देख सकते हो, दादाजी ने कुछ कहा, मम्मी ने कुछ कहा, तो ओवरऑल इन तीनों का जो इंटरसेक्शन निकल कर आया उसमें मैंने मूवी देख ली। आप बात समझ पा रहे हो ना। मम्मी जैसे रात के वक्त मूवी देखती हैं, टीवी देखती हैं, पापा हमारे शाम के वक्त देखते हैं, दादाजी दोपहर के वक्त देखते हैं। तो जो तीनों का इंटरसेक्शन निकला कि पूरे दिन देखते हैं, बस सुबह नहीं देखते हैं, तो सुबह का वक्त हमारे लिए खाली है, तब हम देख लेंगे। आई होप इंटरसेक्शन का कंसेप्ट आप समझ पा रहे हो। इट्स लाइक सेटिस्फाइंग ऑल द पैरामीटर्स। समझते हैं बात को, ध्यान से नोटिस करना।
साइन इनवर्स एक्स क्या कहता है सर? जितना मैंने साइन इनवर्स एक्स को पढ़ा है, साइन इनवर्स एक्स कहता है, रियली सॉरी, साइन इनवर्स एक्स कहता है कि मैं हर उस एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइंड हूँ जो कि -1 से 1 के बीच है। तो इसने ना पूरे तरीके से कन्फाइन कर दिया आपके एक्स को -1 से 1 के बीच, कि अब आप -1 से छोटा और 1 से बड़ी वैल्यू तो लेना ही मत। आप समझो बात को। अगर आप tan इनवर्स x के पास पहले चले गए होते तो tan इनवर्स x कहता आपसे कि आप तो कुछ भी ले लो, मुझे कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आप x की -∞ से ∞ तक की सारी वैल्यूज़ रखते हो, आपको tan इनवर्स x -π/2 से π/2 तक मिलता है। पर इसने ये कहा, पर इसने भी तो कुछ कहा। इट्स लाइक दादाजी ने बोला कि आज तुम्हें जब मूवी देखनी है देख लो, पर पापा ने कहा कि नहीं, तुम इस वक्त से इस वक्त में ही देखोगे। तो दोनों का इंटरसेक्शन तो यही है ना, सिंपल सी बात है, कुछ मुश्किल बात तो नहीं। पर एक मिनट, अभी आप दादाजी और पापा के चक्कर में मम्मी को भूल गए, तो इधर मम्मी से भी पूछना है। मम्मी क्या कहती हैं? मम्मी कहती हैं कि भाई आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपके जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं। तो पॉलिनोमियल इंडिविजुअली अगर हो तो दिक्कत नहीं करते, बस ये जो पॉलिनोमियल फ्रैक्शन है इसका डिनोमिनेटर 0 ना हो, इसका जो डिनोमिनेटर है x² + 2x + 5 ये 0 ना हो। तो इसे चेक कर लेते हैं, क्या लिखा हुआ है सर? x² + 2x + 5। वैसे तो कॉमन सेंस है, आपको दिख रहा होगा, दोनों तरीके बता देता हूँ। x² का कोफिशिएंट क्या है? 1, जो कि है पॉजिटिव। इस क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट बताइए, b² यानी 4 - 4ac, 4 × 5 कितना? 20, जो कि एक नेगेटिव वैल्यू है। यानी कि एक अपवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा जो कि x एक्सिस से ऊपर होगा, यानी इसकी वैल्यू कभी भी 0 या 0 से छोटी नहीं होगी। आप सुन रहे हो क्या? दूसरी ज़रूरी बात, ऐसे सोच लो, x² + 2x + 5 को मैं लिख सकता हूँ क्या? x² + 2x + 4 + 1। आई होप आपको समझ आ रहा है। ये क्या हो जाता है? ये हो जाता है आपका x + 2 का, कुछ तो मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, हाँ बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कर सकते आप, आपने थोड़ा गलत लिखा है सर, आप कुछ तो भी कर रहे हो, है ना? मैं कुछ तो भी नहीं करना चाहता, मैं इसे थोड़ा ठीक करता हूँ। x² + 2 × x × 1 को क्या मैं 1 + 4 लिख सकता हूँ? ऐसा लिख सकता हूँ ना? कोई गड़बड़ तो नहीं? अब देखो ज़रा ध्यान से, क्या लिखा हुआ है? x + 1 का होल स्क्वायर + 4। अब ये वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होगी, पर इसमें 4 ऐड हो जाने से ये हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा, मतलब इस एक्सप्रेशन की जो मिनिमम वैल्यू होगी वो 4 रही होगी। दोनों तरीके आपके सामने, ये तरीका प्लीज़ अडाप्ट करने की कोशिश करिए, इससे ज़्यादा जल्दी चीज़ें होंगी। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, आपका डिनोमिनेटर की मुझे चिंता थी कि कभी 0 ना हो, पर इसने कहा मैं कभी भी 0 नहीं होता, मैं हमेशा 4 या 4 से बड़ा होता हूँ। इसको कुछ भी हो जाए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ओवरऑल इसने कहा कि आप कोई भी वैल्यू ले लो, मुझे सब वैल्यू चलेगी। तो इसने कहा सारी रियल वैल्यू, इसने कहा x की सारी रियल वैल्यू, लेकिन इसने कहा x की वैल्यू -1 से 1। मतलब इट्स लाइक पापा और दादाजी तो मान गए, पर मम्मी ने कहा नहीं, आप -1 से 1 के बीच ही रखोगे। तो मैंने कहा बिल्कुल, आपके हुक्म सर आँखों पर, तीनों को खुश किया, तो -1 से 1 के बीच हमने वैल्यू ली। एक कॉमन सेंस पर बेस्ड बात है, कोई नई विशेष बात नहीं है। पहले तो मुझे ये पता चल पा रहा है सर कि इस फंक्शन का जो डोमेन है, मतलब f(x) आपका डिफाइंड है x की किन वैल्यूज़ के लिए? -1 से 1 के बीच। बस अब पहले तो ये फिगर आउट कर लूँ, तो डोमेन में पहुँच पाया, डोमेन में जान पाया। अब मैं f(x) का नेचर जानने में इंटरेस्टेड हूँ। ठीक है सर, कोशिश करते हैं। f(x) का नेचर क्या कहता है? गौर से सुनिएगा, वो मुझे बताएगा f'(x). अब f'(x) के लिए सुनना, मैं एक एक करके तीनों पार्ट्स में ब्रेक करके से फिगर आउट करता हूँ। मुझे बताओ साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, है ना? सुनना ध्यान से सर, साइन इनवर्स x का जब आप डेरिवेटिव निकालेंगे तो वो होगा आपका 1/, है ना? वो कितना होगा? 1/√1 - x²। जब आपका x जो है वो -1 से 1 के बीच अगर है, तो x² भी -1 से 1, सॉरी x² आपका 0 से 1 के बीच होगा। 1 में से जब 0 से 1 के बीच सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉजिटिव, पॉजिटिव का अंडर रूट पॉजिटिव, 1/ एनीथिंग विल बी समथिंग अराउंड 1। तो शलाई से आपका साइन x का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा। पहली बात ये समझ आई क्या कि ये जो आपका साइन x का डेरिवेटिव है, मैं क्यों ऐसा लिख रहा हूँ, साइन इनवर्स x का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव होगा। बढ़िया है। एक और चीज़ थी सर tan इनवर्स x, ठीक है, इसे भी देख लेते हैं। अगर tan इनवर्स x को देखा जाए तो tan इनवर्स x क्या कहता है? आई होप आपको अब ये वैल्यूज़ याद हो चुकी है कि tan इनवर्स x का अगर मैंने डेरिवेटिव निकाला तो वो होता है 1/1 + x²। जब x आपका -1 से 1 के बीच है तो बताइए x² 0 से 1, 1 + एनीथिंग बिटवीन 0 से 1 विल बी समथिंग पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव विल बी पॉजिटिव। मतलब शैलाई से कि जो आपका tan इनवर्स x का डेरिवेटिव है ये भी पॉजिटिव है। बहुत खुशी की बात सर,
हमें क्या पता चला, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, मतलब इनके डेरिवेटिव्स पॉजिटिव। अब इस पर बात करते हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ज़रा गौर से नोटिस करिएगा, इस एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव हम निकालने जा रहे हैं, है ना। वो क्या कहता है, सीधे सीधे कोशेंट रूल लगा रहा हूँ, ज़्यादा इसमें मैं नहीं जा रहा। आप चाहो फैक्टराइज करो, पर मैं कह रहा हूँ क्यों करना है, मतलब मत दिमाग लगाओ, है ना। आप तो ऐसे सोचो, होगा भी नहीं। इसका स्क्वायर, कोशेंट रूल लगाएंगे तो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, तो बहुत बढ़िया, ये कितना जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर, है ना। न्यूमरेटर का डेरिवेटिव x प्लस 1 का डेरिवेटिव आपका 1, और ये क्या बच जा रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस 5 माइनस आपका न्यूमरेटर एज इट इज़, और डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन कितना 2x प्लस 2, कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑफ कोर्स 5 का डेरिवेटिव 0, कोई परेशानी। इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, स्पेसिफिकली न्यूमरेटर, प्लीज़ ध्यान से सुनना। ये लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर, यहाँ लिखा हुआ है 2x, और ये लिखा हुआ है 5। यहाँ पर क्या आएगा वो सुनना, है ना। 2 ओवरऑल कॉमन ले लो, नहीं भी लेना है तो चलेगा। 2x इंटू एक्स कितना 2x स्क्वायर, अच्छा 2 इंटू 1 कितना 2, तो वो लिख देता हूँ -2। अब देखना 2x इंटू 1 2x, और 2 इंटू एक्स कितना 2x, तो 2x प्लस 2x 4x, तो ये कितना जाएगा -4x। कोई परेशानी तो नहीं जो मैंने किया उससे, फिर से कह देता हूँ 2x इंटू एक्स 2x स्क्वायर, 2 इंटू 1 2, और 2x इंटू 1 और 2 इंटू एक्स, तो 2x प्लस 2x 4x, बट ऑफकोर्स विद अ नेगेटिव साइन। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई में कर लेता हूँ ताकि यहीं पर बात पे मैं करना, मैं डिनोमिनेटर भी नहीं लिख रहा हूँ, लिख लूँगा, थोड़ा पेशेंस रखना। -2x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा -x स्क्वायर, है ना। -4x प्लस 2x कितना हो जाएगा -2x, कोई परेशानी। और एक छोटा सा काम, 5 माइनस 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका +3। मैं फिर से एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूँ ताकि हम किसी दुविधा या परेशानी में तो नहीं जा रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपका कितना हो जा रहा है -2x, और ये हो जा रहा है आपका 3। कुछ गड़बड़ तो हमने नहीं की, है ना। तो आपका ये आ रहा है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर क्या था सर, डिनोमिनेटर को अगर आप गौर से देखें तो वो लिखा हुआ था एक्स स्क्वायर प्लस कितना 2x प्लस आपका कितना 5, कोई दिक्कत। अब देखो मेरी बात को और ज़रा ध्यान से देखो और समझो कि आप क्या प्रेडिक्ट कर पा रहे हो। सर देखो, डिनोमिनेटर में एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जो कि कुछ भी हो मुझे नहीं पता, पर मुझे पता है ये हमेशा 4 या 4 से बड़ा होगा। चूंकि आपके पास उसका स्क्वायर है तो वो आपका 16 या उससे बड़ा होगा, तो शैलाई से ये हमेशा आपका पॉजिटिव होगा। मैं न्यूमरेटर पर अपना ओपिनियन देना चाहता हूँ, -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, क्या लिखा हुआ है -x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3। क्या आप जानते हो इसे लेकर मैं अपना क्या ओपिनियन रखूंगा? आप पहले तो ये बताओ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है। सर एक्स स्क्वायर का अगर आप कोफिशिएंट देखें तो वो दिख ही रहा है, आप बड़े ध्यान से देखना। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि मैं जो हूँ, है ना, नेगेटिव हूँ। कोई परेशानी, थोड़ा केयरफुली देखना, है ना, चीज़ें बहुत बारीकी से देखना। अच्छा, इसका डिस्क्रिमिनेंट भी बता दो सर। इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा b स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर कितना 4, -4 AC, सो -4 इंटू -1 तो कितना +1। आई होप आप समझ पा रहे, सॉरी +4, 4 इंटू 3 कितना 12, तो ये आ रहा है आपका पॉजिटिव, ये आपका आ रहा है पॉजिटिव। फिर से कह देता हूँ b स्क्वायर यानी 4 -4 इंटू -1 4 इंटू 3 12। मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कोफिशिएंट आपका नेगेटिव है लेकिन डिस्क्रिमिनेंट पॉजिटिव है, मतलब डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला, लेकिन ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो करेगा साहब, एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट तो करेगा। ज़रा सुनिएगा ध्यान से, बहुत मज़ेदार सी बात होगी और आप काफ़ी कुछ सीख पाएंगे इस बात से। मुझे ना इसका फैक्टराइजेशन करके आप दो, तो मैं कहता हूँ कोशिश करते हैं सर। फैक्टराइजेशन मतलब प्रोडक्ट चाहिए -3 और सम चाहिए -2, तो फैक्टराइजेशन कहता है इसको ऐसा लिख लो आप, -x स्क्वायर -3x प्लस x प्लस 3, कोई दिक्कत तो नहीं है। यहाँ से अगर x कॉमन लिया तो क्या बचा x -3, कुछ गलत कर रहा हूँ क्या? नहीं, x नहीं -x कॉमन लिया, है ना। चलो ऐसे समझ लो, यहाँ से क्या लिया -x कॉमन, तो ये क्या बचा x प्लस 3, वहाँ से क्या कॉमन ले लिया 1 कॉमन ले लिया, तो ये क्या बचा x प्लस 3। तो ओवरऑल आपका फैक्टराइजेशन क्या आया, देखो 1 - x और x प्लस 3, तो x प्लस 3 को तो मैंने ऐसा ही रखा, लेकिन 1 - x को मैंने x - 1 विद अ नेगेटिव साइन कॉमन लिख दिया। कुछ गलत तो नहीं किया? ऐसा क्यों कर रहे हो सर? बहुत ध्यान से सुना।
इसके फैक्टर्स क्या हैं, x प्लस 3 और x माइनस 1, मतलब आपकी x की वैल्यू 1 पर और 3 पर ये 0 जनरेट करेगा, ये 0 जनरेट करेगा बिल्कुल। तो मैं इसका ग्राफ आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका ग्राफ एक तो डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला होगा, बिल्कुल होगा, और x की वैल्यू 1 और x की वैल्यू 3 पर ये 0 बनाएगा। आप सुन रहे हो ना, x की वैल्यू 1 पर 0 होगा और x की वैल्यू, आई एम रियली सॉरी, 3 नहीं -3, मैंने थोड़ी सी गलती की, मैंने उससे 3 समझ लिया, वो 3 नहीं -3 ही होगा, है ना। तो पहले जो ग्राफ बना था वो सही बना था, पर ठीक है वापस बना लेते हैं। ये ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा कि अगर ये y एक्सेस है और अगर ये x एक्सेस है ना, तो यहाँ कहीं अगर आपका ये -3 है तो ये ऐसा जाएगा, ये कुछ ऐसा जाएगा, है ना। तो आपके पास ये जो पॉइंट्स हैं ये क्या होंगे, गौर से नोटिस करिएगा। x की वैल्यू -3 यानी यहाँ कहीं, और x की वैल्यू 1 यानी यहाँ कहीं। अब एक छोटी सी बात का जवाब दो, अगर -3 यहाँ कहीं है तो इधर कहीं -2 होगा, इधर कहीं -1 होगा। आप सुन रहे हो क्या, यहाँ कहीं -1 होगा। अब सुनना ध्यान से, -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ कैसा है सर, -1 से 1 के बीच में ये ग्राफ हमेशा x एक्सिस से ऊपर है। आई रिपीट, -1 से 1 के बीच में आपका ये जो कर्व है, ये जो कर्व है ये हमेशा x एक्सिस को या तो टच कर रहा है या फिर x एक्सिस से ऊपर है। मतलब -x² -2x + 3 जो है, प्लीज ध्यान से सुनना, -x² -2x + 3 जो है वो या तो 0 है या फिर 0 से बड़ा है। कब, x की उन सारी वैल्यूज़ के लिए जो -1 से 1 के बीच है। आप बारीकी से चीज़ें देख पा रहे हो, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो। मतलब मैं आपसे एक क्रूशियल सी बात कहना चाह रहा हूँ, डिनोमिनेटर हमेशा पॉजिटिव, लेकिन जो न्यूमरेटर है वो हमेशा 0 या 0 से बड़ा है। तो 0 होगा तो भी चलेगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। आप सुन रहे हो क्या। अब मेरी एक छोटी सी बात समझो, हमने क्या देखा, हमने इसका डेरिवेटिव पाया पॉजिटिव, इसका डेरिवेटिव पाया पॉजिटिव, और इसका डेरिवेटिव भी 0 या 0 से बड़ा था। आप मेरी बात सुन रहे हो क्या, मतलब समथिंग पॉजिटिव, समथिंग 0 या 0 से बड़ा विल क्रिएट एन ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू, क्योंकि 0 भी होने से रहा ना ये, क्योंकि यहाँ कहीं 0 हो भी रहा होगा तो यहाँ तो वो पॉजिटिव वैल्यूज ले रहा है। तो ओवरऑल शेलाई से मैं कंक्लूड करूँ क्या कि f' आपका कैसा होगा। सर f' मैं लिख नहीं रहा, पर मैं कह दे रहा हूँ कि f' आपका हमेशा 0 से बड़ा ही होगा। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि ये 0 होगा, ये हमेशा 0 से बड़ा होगा। अब जब ये 0 से बड़ा है मतलब आपने क्या पता किया, मैंने ये पता किया सर कि आपका जो फंक्शन है वो एक स्ट्रिक्टली, आपका फंक्शन कैसा है सर, आपका फंक्शन एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब मुझे नहीं पता इसका ग्राफ कैसा होगा, पर अगर ये एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो ये कब से कब तक डिफाइंड था सर, ये x की वैल्यू -1 से 1 तक डिफाइंड था। मतलब x की वैल्यू -1 पर आपको इसकी सबसे छोटी वैल्यू और x की वैल्यू 1 पर आपको इसकी सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी, और वही इस फंक्शन की क्या होगी, रेंज। मेरी बातें कंफ्यूज तो नहीं कर रही हैं। तो क्या ये पार्ट ट्राई करें, चलो x की वैल्यू -1 पास करते हैं, मुझे क्या निकालना था अल्टीमेटली, रेंज। तो रेंज निकालने की तरफ जाते हैं। तो x की वैल्यू जैसे ही पास करता हूँ -1, नोटिस करना क्या होगा, साइन इनवर्स -1 -π/2, tan इनवर्स -1 -π/4, है ना। तो ये लिख देता हूँ मैं, क्या लिख रहा हूँ भाई, पहले तो मैं क्या लिख रहा हूँ, -π/2 -π/4, एंड ऑफ कोर्स बाहर जो आपका मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1/π मल्टीप्लाई हो रहा है ना। और क्या, गौर से सुना, आपने क्या पास किया है, -1। अब जब आपने -1 पास किया, -1 रखते ही ये -1 + 1 0, एंड 0 अपॉन एनीथिंग इज 0। मैं यही कह रहा था कि अगर ये 0 भी हुआ तो ये तो कुछ पॉजिटिव वैल्यूज देंगे। मतलब ये तो, वो तो खैर कहाँ बात हो रही थी, f' में, f(x) में तो वैसे भी मत देखो, मैं रियली सॉरी, f' के लिए बात कही थी मैंने, है ना। तो मैं कह रहा हूँ ये कितना हो गया, 0। तो ओवरऑल आपकी इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आई, इतनी कुछ, जिसे अगर मैंने कैंसिल मतलब सिंप्लीफाई किया तो पाई तो आपका बाहर आया -1/2 -1/4, इट्स लाइक 0.5 0.25, तो इट्स लाइक 0.75 यानी -3/4, है ना। तो -3π/4, पाई से पाई कैंसिल, तो कितना आ गया, -3/4। ये इसकी रही मिनिमम वैल्यू। एवरीवन विद मी, ये हमने जो निकाला है ये क्या है सर, ये आपका है f(-1), ये जो निकल कर आया है f(-1). अच्छा, मैं कभी भी ये भी नहीं कहूँगा कि f(-1) निकाला है तो नेगेटिव ही आएगा, है ना। f(-1) पॉजिटिव भी हो सकता था, तो बस एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो छोटे पर छोटा होगा, छोटा मतलब नेगेटिव ही होगा, ऐसा तो नहीं है ना। अच्छा सर, f(1) भी निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकालेंगे, साइन इनवर्स 1 tan इनवर्स 1 π/2 π/4। अच्छा, यहाँ भी 1 रख लेते हैं, पहले ये लिख देता हूँ, है ना। f(1) हम निकालने चले हैं, तो जब हमने f(1) निकालना चाहा
तो 1/π बाहर था, अंदर कितना आया π/2 प्लस π/4, और जो बचा हुआ हिस्सा है उसमें क्या दिख रहा है, 1 पास किया, 1 + 1 2, 1 2 5, 1 रख रहा हूँ, 5 + 2 7, 7 + 1 8, 2/8, 2/8 कितना होता है 1/4, तो ये कितना हो जाएगा भाई, ये आपका यहाँ पर एक 1/4 और लगा दीजिए। ज़रा गौर से देखिएगा, f(1) कितना आएगा, नोटिस करना, ये आपका आ रहा है वही आधा और 1/4, यानी 0.50, 0.25 यानी कितना 0.75, यानी 3/4, पाई से पाई कैंसिल, और 3/4 में 1/4 ऐड किया, आई थिंक 1 आ जाएगा, तो f(1) की वैल्यू कितनी आई 1। अब सुनना ध्यान से, मैं इसकी रेंज जो कह रहा था f(-1) यानी कहाँ से कहाँ तक, 3/4 से कहाँ तक होगी 1 तक। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ आया, क्या ये बात आपको समझ आई? और अगर कोई पूछे इसके रूट्स कितने होंगे, इसके रूट्स मतलब अगर कोई पूछे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू कभी ना कभी 0 होगी क्या, 1 मिनट, ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन, ये कंटिन्यूस फंक्शन, तो ओवरऑल आपका f(x) कंटिन्यूस। अब अगर ये मोनोटोनिकली कंटिन्यूस है जो -3/4 से 1 के बीच घूमता है, मतलब मैं एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन बना रहा हूँ, -1 पर ये कुछ ऐसा है, 1 पर ये कुछ ऐसा है, -1 पर वैल्यू कितनी है, -1 पर इसकी वैल्यू है -3/4, मतलब अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं, है ना, और 1 पर कितनी है 1, यानी यहाँ कहीं, आई एम रियली सॉरी, -1 पर यहाँ कहीं और 1 पर लेट्स से यहाँ कहीं, है ना। और जब ये वैल्यूज़ हैं आपकी तो ये कर्व स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, तो बिल्कुल तय है सर, अगर ये कंटिन्यूस फंक्शन और एक स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो एक्स एक्सिस को बीच में इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है यहाँ पॉजिटिव है, आप सुन रहे हो क्या? तो जाहिर सी बात है, मुझे नहीं पता कहाँ, लेकिन -1 से 1 के बीच एक बार ये 0 भी होगा, तो इसका एक रियल रूट भी है। वैसे पूछा नहीं है, पर अगर पूछा जाता तो मैं कहता हाँ, -1 से 1 के बीच ये एक बार 0 भी होता है। अब आप समझ पा रहे हो कि हम कैसे चीज़ें सोच रहे हैं और कैसे कर रहे हैं, और कैसे डेरिवेटिव मोनोटोनिसिटी क्रैक करने में आपकी हेल्प कर रहे हैं। इस बात पर, जिस पर मैं शुरुआत से एम्फेसाइज कर रहा हूँ, जहाँ कोऑर्डिनेट में भी कभी ना कभी मैंने कहा होगा कि f' मुझे 2 पल के लिए निकाल लेने दो, फिर मैं आपको कैलकुलस में बताऊँगा कि ऐसा क्यों करते हैं, तो आज शायद समझ आ रहा होगा कि कैलकुलस कैसे हेल्प कर रहा है। रिलेशन इन फंक्शन में जब हम रेंज पर बात कर रहे थे, तो कुछ बार शायद मैंने कहीं ना कहीं डेरिवेटिव निकाल कर कुछ चीज़ें क्रॉस चेक या क्रॉस एग्जामिन की हों, तो वो क्यों की थी, और उसको करते वक्त शायद कहा होगा कि थोड़े दिन का पेशेंस रख लो, जब हम AOD और मैक्सिमा मिना और ये सब पढ़ेंगे तब मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो शायद आज अब कहानी समझ आ रही होगी बहुत स्पष्ट तौर पर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। आई होप आप कंफर्टेबली सोच पा रहे हो कि कितने बारीक लेवल पर खेलना होता है जब आप मैथमेटिक्स में डील करते हैं IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी को लेकर। अगले सवाल पर बढ़ें क्या? अगर ये सारी बातें समझ आ चुकी हैं तो आई होप इसमें से किसी भी बात ने आपको कंफ्यूज नहीं किया, डराया नहीं। अगर यहाँ से मैं आगे बढ़ पा रहा हूँ तो नेक्स्ट क्वेश्चन और मज़ेदार क्वेश्चन। इस बार उसने आपसे रेंज नहीं पूछी, ऑल्दो रेंज से डील तो करना है, लेकिन फिर भी अगर आप गौर से देखें तो इस बार उसने एक फंक्शन दिया, log ऑफ 1 + x एट बेस e माइनस tan 1x अपॉन 1 + x इज इक्वल टू 0। कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे, मुझे तो सर इस बात को जान लेने में थोड़ा इंटरेस्ट है। मैं दोनों बातों पर बात करता हूँ कि f(x) मैं कैसे डिफाइन कर लूँ यहाँ पर, ताकि मेरी चीज़ें रिजॉल्व हो जाएं। आप क्वेश्चन समझ पा रहे हो क्या? मैं f(x) थोड़ा डिफाइन करने में इंटरेस्टेड हूँ। तो एक काम करते हैं सर, थोड़ा ऐसे सोचते हैं, ध्यान से सुनना, इस बात को थोड़ी देर के लिए हटाते हैं, भूल जाते हैं। देखो, एक तरीका तो क्या, किसी के दिमाग में ये आ रहा हो कि सर क्यों इतनी मेहनत कर रहे हो, अगर मैं ये पता कर लूँ, बाय द वे 1 + x² नहीं है, अगर मैंने यहाँ कहा हो तो ये 1 + x है। मुझे अगर ये पता चल जाए log 1 + x का ग्राफ कैसा दिखता है, जो कि ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, और मुझे ये पता चल जाए tan 1x अपॉन 1 + x का ग्राफ कैसे दिखता है, और ये दोनों जहाँ इंटरसेक्ट करते हों, जहाँ इंटरसेक्ट करते हों, वो मेरे क्या होंगे, रूट्स होंगे। आपको पता है ना, f(x) माइनस g(x), तो f(x) और g(x) जहाँ इक्वल होंगे वो आपके रूट्स होंगे। समस्या ये है सर, tan 1x और log 1 + x का तो ग्राफ मैं जानता हूँ, पर tan 1x अपॉन 1 + x मेरे लिए मुश्किल होगा। आई होप आप समझ पा रहे हो। तो क्या कर सकते हैं, तो एक और तरीका बनाने की कोशिश करते हैं कि सर ग्राफ बनाकर तो बात अभी नहीं बन पा रही, जो कि एक आइडियली आपकी एक कंसिडरेबल अप्रोच होनी चाहिए, जो आप हमेशा स्ट्राइव करना चाहिए कि सर ऐसा करें। लेकिन अगर अभी बात नहीं बन रही है तो मैं एक और तरीका सोचने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं मान लेता हूँ, प्लीज़ ध्यान से सुनना। देखो, अगर मैं पहले इस फंक्शन में ही चीज़ें सोचूं तो क्या मैं एक ऐसा फंक्शन मान सकता हूँ 1 + x, सुनना ध्यान से, ऐसा क्यों कर रहा हूँ थोड़ी देर के बाद आप रियलाइज़ करेंगे, पर एक फंक्शन में ऐसा मान रहा हूँ f(x) जो कि है 1 + x इंटू log 1 + x
माइनस टेन इनवर्स एक्स। ऐसा क्यों कर रहे हो? बस थोड़ी देर के लिए पेशेंस रखो, आप खुद मेरी बात से सहमत होंगे। मैंने क्या किया, मैंने इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। मैंने क्या किया, इसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश की। 1 प्लस एक्स यहाँ मल्टीप्लाई किया, टेन इनवर्स एक्स ऐसा का ऐसा रह गया। तो इसी क्वेश्चन को अगर मैंने सिंप्लीफाई किया तो ये लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स तो था ही, इसमें कौन आकर मल्टीप्लाई हो गया, 1 प्लस एक्स, यहाँ पर बेस ई है ही, माइनस कितना, टेन इनवर्स एक्स, और ओवरऑल डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस एक्स है उसे मैंने राइट हैंड साइड 0 के पास पुश कर दिया। तो मुझे इंस्टेड ऑफ हैविंग दिस क्वेश्चन एज द क्वेश्चन, आई एम ट्रीटिंग दिस इक्वेशन एज द क्वेश्चन। नाउ आई एम कंसिडरिंग दिस इक्वेशन, कौन सी, 1 प्लस एक्स टाइम्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एट बेस ई माइनस टेन इनवर्स एक्स एज एफ एक्स। मैं इससे एफ एक्स मान ले रहा हूँ, इस बात ने तो आपको परेशान नहीं किया। फिर वही कहानी, अभी भी मेरे लिए मुश्किल है, टेन इनवर्स एक्स का ग्राफ बना भी लूँ तो मेरे लिए 1 प्लस एक्स इंटू लॉग 1 प्लस एक्स मुश्किल है। तो अभी भी मैं ग्राफ के थ्रू इसे अभी इतनी जल्दी फिगर आउट नहीं कर पाऊंगा। तो मैं कोशिश करता हूँ इसकी मोनोटोनिसिटी पता करने की। अच्छा सारी बातें छोड़ो, मुझे बस बताओ, यहाँ देखकर ही बता दो या यहाँ देखकर, जहाँ आपको ठीक लगे, इस फंक्शन की डोमेन क्या रही होगी। सर टेन इनवर्स एक्स में एक्स कहेगा मैं तो सारी रियल वैल्यूज़ ले लूँगा, लेकिन लॉग 1 प्लस एक्स क्या कहेगा, 1 प्लस एक्स कहेगा कि मुझे आप पॉजिटिव रखिए, यानी एक्स कहेगा कि मुझे आप कहाँ रखिए भाई, मुझे आप हमेशा माइनस 1 से बड़ा रखिए। अब फिर वही बात, दोनों का इंटरसेक्शन, तो ये सारी रियल वैल्यूज़ ले सकता है लेकिन ये तो माइनस 1 से बड़ी ही वैल्यूज़ लेता है ना। तो आपके फंक्शन का डोमेन क्या रहा होगा, थोड़ा मेस्ड मैंने कर दिया, बट आई होप आप समझ पा रहे हो। आपके फंक्शन का जो डोमेन रहा होगा वो रही होंगी सारी -1 से बड़ी वैल्यूज़। कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से, आई होप आप देख पा रहे हो ये हम क्या कर रहे हैं। अब मैं जानना चाहता हूँ एफ डैश एक्स का नेचर, उसके डोमेन में, किसके, एफ एक्स के। एफ एक्स की मोनोटोनिसिटी हम चेक करने निकले हैं, तो मुझे क्या निकालना है, एफ डैश एक्स। कोशिश करते हैं, एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, सिंपल सा प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। प्रोडक्ट रूल कहता है फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन 1, सेकेंड फंक्शन एज इट इज, दैट विल गिव यू लॉग कितना, 1 प्लस एक्स एट बेस ई। आई होप दिस डजंट बॉदर यू ऑल एट ऑल। नाउ व्हाट नेक्स्ट, सेकेंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, तो log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव, आप प्लस साइन लगा दोगे, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, चेन रूल के अकॉर्डिंग 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 और 1 प्लस एक्स एज इट इज, तो ये कितना आएगा, 1 प्लस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, जो कि कितना हो जाएगा 1, सो दिस विल बी 1 माइनस, नोटिस करते जाइएगा चीज़ें। कैन यू हेल्प मी इन फिगरिंग आउट टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव? आसान है सर, टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो मुझे कुछ एक ऐसा एक्सप्रेशन एफ डैश एक्स मिल रहा है जो कि है log 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मैं एफ डैश एक्स को देख पा रहा हूँ क्या कि एफ डैश एक्स कैसा है, मतलब मुझे बहुत हद तक अभी भी क्रिस्टल क्लियर आइडिया नहीं मिल रहा है, क्योंकि पता है मेरा तरीका क्या है, मैं कैसे करूँगा चीज़ों को। मैं हमेशा कोशिश यही करूँगा कि जब भी मैं डेरिवेटिव निकालता हूँ ना, जैसे जी एक्स एक फंक्शन दिया मान लो, है ना, एक एग्जाम्पल लेकर बता रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं जी डैश एक्स निकालता हूँ। फिर जी डैश एक्स जब निकालता हूँ तो उसको कुछ ऐसा तोड़ लेता हूँ कि वो लिखा हो एक्स माइनस अल्फा, एक्स माइनस बीटा, कुछ ऐसा लिखा हो। फिर मैं क्या करता हूँ, उसको 0 के इक्वल रखता हूँ, तो मुझे अल्फा और बीटा पॉइंट्स मिल जाते हैं। जैसे मान लिया अल्फा छोटा है, बीटा बड़ा है, फिर आप ऐसे निकाल लेते हो। तो मैं कह देता हूं कि इस जोन में पॉजिटिव, इसमें नेगेटिव, इसमें पॉजिटिव। पर समस्या यही आई कि यहां पर एफ डैश एक्स को बहुत हद तक ऐसे फैक्टराइज्ड वर्जन में नहीं लिख पाया मैं, एक्स माइनस समथिंग ऐसा कुछ, मतलब अभी भी मैं बहुत हद तक इसे सुलझा नहीं पाया। सुलझाना मुझे लग रहा है शायद थोड़ा मुश्किल होगा, मतलब इसे फैक्टराइज कर पाना बहुत आसान नहीं होगा। तो इससे थोड़ा और मैं आगे बढ़ाता हूँ। सर क्या कर रहे हो, समझ नहीं आ रहा है। मेरा एक स्टेप और देखिए, आपको बात क्लिक कर जाएगी। जो मैं कहना और करना चाह रहा हूँ वो क्या है, थोड़ा पेशेंस के साथ बस एक बार और इसका डेरिवेटिव निकालते हैं। क्यों निकाल रहे हैं, बस निकालते हैं, फिर आपसे बात करेंगे क्यों निकाला, फिर आप भी समझ जाएंगे कि ऐसा करने से क्या फ़ायदा होता है। थोड़ा पेशेंस के साथ देखिएगा। आप बस मुझे बताइए एफ डबल डैश एक्स क्या निकल कर आएगा। सर जब आप एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे तो गौर से सुनिए, log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स, बिल्कुल सही बात है। log 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1, तो ये तो सॉर्टेड है ना। यहाँ पर देखा जाए तो सर 1 का डेरिवेटिव 0, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, अब एक्चुअली ये है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर -1, क्योंकि ये है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो चेन रूल लगाते हैं। पहले मैं मान लेता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर,
ये जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है 1 + x² की पावर -1, है ना। मैं इस एक्सप्रेशन को ट्रीट कर रहा हूँ ऐसे, मन ही मन में सोच रहा हूँ, आपको भी बस लिख कर बता दे रहा हूँ ताकि आप कन्फ्यूज ना रहें। तो जैसे लिखा हुआ है लेट्स से x की पावर -1, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होता है -1 फ्रंट में आता है, तो नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा पॉजिटिव। तो सबसे पहले तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे एक पॉजिटिव साइन मिलेगा। फिर क्या मिलेगा, x की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1 इंटू एक्स की पावर -1 यानी x की पावर -2, यानी इसकी पावर डिनोमिनेटर में जाके +2 हो जाएगी। यानी मुझे क्या दिखेगा, यानी मुझे दिखेगा कितना 1/1 + x² का स्क्वायर। सर एक मिनट, अभी आपने चेन रूल लगाना बाकी है। 1 + x² का भी तो डेरिवेटिव निकालेंगे, तो 1 + x² का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, आई होप आप जानते हो। 1 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x, तो हियर यू आर गोइंग टू गेट कितना 2x, तो ये 1 की जगह मैं क्या लिख दूंगा 2x। सर क्या कर रहे हो, क्या चीज़ें चल रही हैं, हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है कि f'(x) तक आप आए क्यों, जब हम f' से ही चीज़ें कर लेते हैं तो। और f'(x) देखा तो इसमें आप ऐसा क्या देख रहे हो जो आपकी हेल्प कर रहा है। मैं कह रहा हूँ आपने इसकी डोमेन निकाली थी क्या, हाँ सर निकाली तो थी। इसकी डोमेन क्या थी ज़रा ये बात बताओ। सर इसकी डोमेन थी आपकी -1 से 0 तक। इसकी जो डोमेन हमने निकाली थी वो थी -1 से 0 तक की सारी वैल्यूज़, बिल्कुल सही बात है। चलो इसमें कुछ देख पा रहे हो क्या, नहीं देख पा रहे तो इसे थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ तो देख पाओगे। बस थोड़ा सा पेशेंस और मुझे आपके लिए f'(x) सिंप्लीफाई कर देने दो, फिर मैं f'(x) पर आऊँगा, फिर वापस f(x) पर आऊँगा। पर थोड़ा सा मैं f'(x) में कुछ दिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, आप भी ऐसा नोटिस करिएगा। 1 + x² का स्क्वायर अगर एक्सपांड किया तो हो जाएगा 1x⁴ और क्या 2x², और यहाँ पर 2x को जब मल्टीप्लाई किया तो ये 2x प्लस कितना 2x²। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, कोई कन्फ्यूजन है तो 1 + x² का स्क्वायर जब 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 1x⁴ प्लस 2x²। जब 2x मल्टीप्लाई हुआ तो 2x और कितना 2x²। डिनोमिनेटर में भी अगर मैंने चीज़ें लिखी तो यहाँ फैक्टराइज्ड ही रहने दो, या करना है तो कर लो जैसा आपको ठीक लगे। जैसे मान लो मैं फैक्टराइज्ड ही रखता हूँ इसे, तो ये कितना लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 1 + x और ये लिखा हुआ है 1 + x² का स्क्वायर। कोई परेशानी तो नहीं है। अब ध्यान से नोटिस करना, कुछ चीज़ें देखना, इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई बस मैं करने में इंटरेस्टेड हूँ। 1 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, 2x² प्लस 2x² कितना हो जाएगा, सर ये आपका हो जाना है 4x², है ना। तो यहाँ से ये 2x² हटा दे रहा हूँ, है ना, और 1 उठा के यहाँ से कहाँ रख दे रहा हूँ, यहाँ रख दे रहा हूँ। कुछ गड़बड़ तो हम नहीं कर रहे हैं, क्या ये बात आप देख पा रहे हो। ये जो लिखा हुआ है x⁴ प्लस 4x² प्लस 2x + 1 आपका न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 1 + x इंटू 1 + x² का स्क्वायर। अब एक छोटी सी बात देखो और एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन देखो, आप खुद कहोगे कि हाँ सर शायद चीज़ें सॉर्ट आउट हो रही हैं। देखना ध्यान से, f'(x) को लेकर आप क्या ओपिनियन रखते हो, ध्यान से देखना। सर जब आपका x जो है, जब आपका x जो है अगर वो -1 से इन्फिनिटी के बीच है, -1 से जब वो इन्फिनिटी के बीच है तब क्या होगा, इस बात को देखो। मैं थोड़ा सा ना इसे और सिंप्लीफाई कर ही रख लेता हूँ, इसे ऐसा नहीं बनाता ताकि मैं बताऊँ। वैसे यहाँ भी हम देख सकते हैं पर आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो, इसे मैं इसलिए ऐसे ही रख लेता हूँ। सुनना, 1 + x² के स्क्वायर को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जा रहा है, ये आपका हो जा रहा है 1, है ना, प्लस कितना, मैं इसे थोड़ा ऐसा रख रहा हूँ, थोड़ा सा रीअरेंज करके रखूँ ताकि मैं दिखा पाऊँ कि f'(x) हमेशा पॉजिटिव होगा या हमेशा नेगेटिव। बस इस बात के कंक्लूजन पर मैं आना चाह रहा हूँ। तो लिखा हुआ है 1 + x² का स्क्वायर यानी 1 + x⁴ प्लस कितना 2x², ये पार्ट तो दिख ही रहा है, प्लस कितना यहाँ पर आपको दिखेगा 2x इंटू 1 + x, ये कितना दिखेगा, ये आपको दिखेगा 2x इंटू कितना 1 + x। क्या ये बात आप देख पा रहे हो, इस बात में तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है जो अभी यहाँ पर लिखी गई है। इसमें ना दो काम कर लो, आप देखो ज़रा ध्यान से। एक काम करो, पहले तो 2x को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तभी मैं वो बात बता पाऊंगा जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जैसे ही 2x को अंदर मल्टीप्लाई किया, जैसे वो लिखा था वैसा ही, पर थोड़े से एक चेंज के साथ। ये लिखा है 2x और ये कितना हो जाएगा 2x²। हमने क्या किया, 2x को आपके 1 + x से मल्टीप्लाई किया। अब आप ऐड मत करो, अब आप इसको थोड़ा सा शफल करो। शफल कैसे करना है वो सुनना। शफल करने का मतलब है आप 2x² को 2 टुकड़ों में तोड़ दो, यानी यहाँ से एक x² उठा लो और एक x² हटा लो। ऐसा क्यों कर रहे हो सर, 2 मिनट पेशेंस के साथ दिखेगा, पता आपको चलेगा। देखो ध्यान से सुनना, मेरे पास एक x² है, एक 2x है और एक 1 है। तो क्या सर, एक मिनट, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो क्या मैं उसे x + 1 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। कर तो रहे हो सर, पर क्यों कर रहे हो, कुछ समझ ज़्यादा आ नहीं रहा है।
होने दो, देखो आप ध्यान से। इसके अलावा और क्या बच रहा है सर? और अगर आप देखें x की पावर 4 बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है ना। और अगर आप देखें तो 2x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर यानी 3x स्क्वायर बच रहा है। प्लीज़ ध्यान से नोटिस करिएगा, आपको सारी बातें भली भांति समझ आएंगी। जो मैं वैसे दिखाना चाह रहा था, जो शायद मैं नहीं बता पाता, आपको नहीं समझा पाता, इसलिए मैंने इस तरीके से इसे रीअरेंज किया ताकि मैं वो समझा पाऊँ जो मैं आपको कहना चाह रहा हूँ। प्लीज़ ध्यान से नोटिस करना। ये आपका आया है अभी f डबल डैश एक्स। आप बताओ x की वैल्यू जब -1 से बड़ी होगी, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, शायद कहने की जरूरत नहीं है। -1 से जब बड़ी होंगी, आई होप आप समझ पा रहे हो, -1 के बाद 0.5 0 1 2 3 पॉजिटिव पॉजिटिव। आई होप आई नीड नॉट एक्सप्लेन दिस। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, एक एक एलिमेंट इंडिविजुअल हर एक पर मैं बता रहा हूँ, सब कुछ पॉजिटिव है, यानी +1 पॉजिटिव पॉजिटिव। मतलब मैं एक बहुत क्रूशियल सी बात निकाल पाया सर अभी, क्या कि आपका जो f डबल डैश एक्स आया है वो पॉजिटिव है। अब बस मुझे इतना सा बता दो, अगर आपको ये पता चल जाए कि f डबल डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब f डैश एक्स एक कैसा फंक्शन है, आप बस इतना सा बता दो। सर दिख रहा है, आप खुद नोटिस करो, अगर f डबल डैश एक्स आपका एक पॉजिटिव वैल्यू होल्ड करता है तो f डैश एक्स एक कैसा फंक्शन होगा? उसके डोमेन के लिए f डैश एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। क्या आप मेरी इस बात से सहमत हैं? अगर मुझे ये पता चला कि f डैश एक्स आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, मतलब ये जो फंक्शन है, मैं इस पर आपसे बात करना चाह रहा हूँ, ये जो फंक्शन है ये आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है ना। ये सारी बातें इस डोमेन में हो रही है और f ऑफ x को लेकर हो रही है। सर जानना तो f ऑफ x के बारे में कुछ कुछ था, आप f डबल डैश एक्स तक चले गए, अभी भी आप f x की बात नहीं कर रहे हो, आप f डैश एक्स की बात कर रहे हो। बिल्कुल मैं f डैश एक्स की बात कर रहा हूँ, पर एक बस छोटी सी बात का मुझे स्टेटमेंट दे दो। f डैश एक्स में मुझे बस इतना सा बता दो, अगर x जो है वो 0 से अगर छोटा है, सुनिएगा ध्यान से, मान लेता हूँ एक वैल्यू है x जो कि 0 से छोटी है, तो शैलाई से आपका जो f डैश एक्स होगा वो f डैश 0 से छोटा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका f डैश एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो जैसा x1 और x2 में रिलेशन होता है वैसा ही f डैश x1 और f डैश x2 में भी रिलेशन होगा। आई होप आप इस बात से एग्री करते हो। मुझे f डैश 0 की वैल्यू जाननी है, अगर आप मुझे समझा पाएँ तो। सर f डैश 0 जो आएगा ना, 1 + 0, बहुत ध्यान से सुनना, 1 + 0 1 log 1 1 1/1 1 - 1 0। गौर से सुनना, क्वेश्चन खत्म होने को है, एक पार्ट एटलीस्ट। 0 + 0, आई रिपीट, मैं f डैश 1 आपके सामने निकालने में इंटरेस्टेड हूँ अभी फिलहाल। अगर मैं आपसे पूछूं f डैश 1, तो ज़रा बताएं आप मुझे f डैश 1 कितना आएगा। सर f डैश 1 जो होगा, आई होप f डैश 1 नहीं, f डैश 1 नहीं, आई एम रियली सॉरी, f डैश 0 निकालने में इंटरेस्टेड हूँ। f डैश 0 कितना आएगा? 0 यहाँ रखा तो log 1 0, 0 यहाँ रखा तो 1 1 - 1 0, 0 + 0 0, तो f डैश 0 कितना आ रहा है? 0। f डैश 0 आ रहा है तो क्या, तो ये पता चल रहा है कि सर f डैश x जो है आपका वो 0 से छोटा है। पर ये कब हो रहा है? ये बात प्लीज याद रखना, ये तब हो रहा है जब आपका x कैसा है, जब आपका x 0 से छोटा है। क्या इस बात को मद्देनजर रखते हुए अब मैं ये बात कंक्लूड कर सकता हूं कि f ऑफ x आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है x की नेगेटिव वैल्यूज के लिए? मैं बस सिंपल सी बात कह रहा हूँ, ज़्यादा घुमा फिरा कर कुछ नहीं कहना चाह रहा। f ऑफ x जो है आपका वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन है x की नेगेटिव वैल्यूज़ के लिए। इसी तरीके से अगर मैं एक छोटी सी बात और आपसे करता, ज़रा सोच के बताओ, अगर एक x की मैं वैल्यू लेता हूँ कोई ना कोई जो 0 से बड़ी है, तो मैं कहता हूँ f ऑफ x जो होगा, सॉरी f ऑफ x नहीं, f डैश x है ना, क्योंकि f डैश x इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो f डैश x आपका f ऑफ 0 से f डैश 0 से बड़ा होगा। f डैश 0 कितना है? 0, तो f डैश x आपका 0 से बड़ा होगा। लेकिन ये कब होगा? ये तब होगा जब x आपका पॉजिटिव है। आप कुछ समझ पा रहे हो? हम f डबल डैश एक्स तक क्यों गए, फिर हम f डैश एक्स तक कैसे आए, फिर f डैश एक्स और f डैश 0 से हमने कैसे कुछ रिलेशनशिप स्टैब्लिश की। मैंने ज़्यादा कुछ नहीं जाना सर, मैंने इतना पता किया बस कि जब x आपका नेगेटिव है तो f डैश x नेगेटिव है, जब x आपका पॉजिटिव है तो f डैश x पॉजिटिव है। मतलब आपको समझ आ रहा है कुछ? मतलब ये जनाब कि f ऑफ x आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तब जब आपका x पॉजिटिव है, f(x) आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है तब जब आपका x एक नेगेटिव वैल्यू होल्ड करता है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अगर मैं इस कॉमन कंक्लूजन पर आऊँ, आपको समझ आ रहा है हम f डबल डैश एक्स तक क्यों गए, हम f डैश एक्स से चीज़ें क्यों नहीं निकाल पाए। पर आई होप अब आप समझ पा रहे हो, ऐसा कभी कभी आपको भी करना होगा और ऐसा विजन के साथ चीज़ें सॉल्व करनी होंगी कि आप f डबल डैश एक्स तक जाएं और फिर f डैश एक्स तक आएँ, फिर f ऑफ x को कंक्लूड करें कि f ऑफ x कैसा पैटर्न या बिहेवियर
बिहेवियर दिखा रहा है। मैं ज़्यादा कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ? क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि हम एग्जैक्टली क्या करना चाह रहे हैं? बहुत मुश्किल तो नहीं है चीज़ें? अगर मुश्किल नहीं है तो वापस आते हैं अब उस सवाल पर जो हम करने निकले थे, क्योंकि सवाल तो वही है ना कि इसके कितने रूट्स हैं। सर क्वेश्चन सच कहूँ तो खत्म हो चुका है। आई रिपीट, क्वेश्चन सच कहूँ तो खत्म हो चुका है, क्योंकि आप बस इस स्टेटमेंट का जवाब दो। आपको क्या पता चला? मुझे ये पता चला है सर कि x की वैल्यू जब 0 से छोटी है तब आपका fx डिक्रीजिंग है। बस ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना। जब x की वैल्यू 0 से बड़ी है तब fx कैसा है? तब fx एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। मैं इसी रिलेशन के थ्रू आपको एक छोटा सा स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, या तो इसे सॉल्व कर लो या ऐसे सॉल्व कर लो। आप इस बात तक पहुँच पाओगे कि इसके रूट्स निकालने में इस बात का क्या योगदान है। सर जब f ऑफ x आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, जब f ऑफ x आपका एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, ये तब कब हो रहा है? जब x 0 से बड़ा है। तो शैल आई से f ऑफ x f ऑफ 0 से बड़ा है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। f ऑफ x अगर f ऑफ 0 से बड़ा है तो f ऑफ x था क्या? f ऑफ x था 1 प्लस एक्स लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स एट बेस e माइनस tan इनवर्स x। मैं f ऑफ 0 निकाल सकता हूँ क्या? सर निकाल लो। ये आपका f ऑफ x है, तो f ऑफ 0 क्या रहा होगा? अगर आप f ऑफ 0 निकालना चाहते हैं तो नोटिस करिएगा tan इनवर्स 0 0 है ना, log 1 0, ये 1, सो 1 इंटू 0 0 0 माइनस 0 0, तो f ऑफ 0 कितना आया? 0। प्लीज़ ध्यान से सुनना। मुझे ये पता चला सर कि आपका f ऑफ x f ऑफ 0 से बड़ा है, मतलब f ऑफ x 0 से बड़ा है। कब? जब x 0 से बड़ा है। मैं कंफ्यूज तो नहीं कर रहा हूँ जो मैं बातें कर रहा हूँ? क्या आप बातें समझ पा रहे हो हम जो कर रहे हैं? मैंने बस सिंपल सी बातें कही। x जब 0 से बड़ा है तो f ऑफ x इंक्रीजिंग है, मतलब अगर x 0 से बड़ा है तो f ऑफ x भी f ऑफ 0 से बड़ा होगा। f ऑफ 0 कितना निकला? 0। तो मुझे पता चला कि x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए f ऑफ x आपका क्या है? 0 से बड़ा। बहुत बढ़िया। इसके बाद अब मैं दूसरी बात पर आता हूँ। दूसरी बात क्या है सर? एक और बात आपको पता है। एक और बात आपको क्या पता है? एक छोटी सी बात आपको ये पता है कि आपका जो x जब नेगेटिव है, यहाँ पर देख लो ज़रा ध्यान से इस वाली बात पर, जब x आपका नेगेटिव है तब f ऑफ x कैसा फंक्शन है? तब f ऑफ x आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से अब कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर डिक्रीजिंग है मतलब क्या? अगर डिक्रीजिंग मतलब साइन इन्वर्ट हो जाएगा, मतलब f ऑफ x जो होगा वो आपका f ऑफ 0 से क्या होगा भाई? ध्यान से देखो, बड़ा। क्योंकि साइन इन्वर्ट होगा। साइन इन्वर्ट क्यों होगा? क्योंकि शायद मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जब x 0 से छोटा है तो f ऑफ x डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो f ऑफ x f ऑफ 0 से बड़ा होगा। और f ऑफ 0 क्या है? 0, मतलब f ऑफ x आपका हमेशा ही 0 से बड़ा है। मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ, जब x 0 से छोटा तब भी f ऑफ x पॉजिटिव, जब x 0 से बड़ा तब भी f ऑफ x पॉजिटिव। क्या अब मुझे कुछ कहने की ज़रूरत है, या अब आप मेरी बात समझ गए कि आपका ये फंक्शन कैसा है? अगर अभी भी आप कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे तो एक डेटा और मर्ज कर देता हूँ। हमने f ऑफ 0 क्या निकाला है? 0। बस इन तीन बातों को देखो ना, आपको बात खुद समझ आ जाएगी कि इसका आंसर क्या होगा। सर x जब 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव, x जब 0 से छोटा है तो f ऑफ x पॉजिटिव, x जब 0 से बड़ा है तो f ऑफ x पॉजिटिव। तो कहने को मैं ये कह देता कि f ऑफ x कभी भी 0 नहीं होता, पर आप ये बात तो नहीं भूले हो ना कि 0 पर ये 0 होता है। हमने बात निकाली है, मैं आपको इसका ग्राफ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। x जब 0 से छोटा तो f ऑफ x डिक्रीजिंग, लेकिन ये हर जगह पॉजिटिव। x जब 0 से बड़ा तो f ऑफ x इंक्रीजिंग, लेकिन फिर भी ये हर जगह पॉजिटिव। आप सुन रहे हो? लेकिन 0 पर 0। अच्छा बाय द वे, इसका ग्राफ बस जो बनेगा वो इतना सा बनेगा। यहाँ से सुनना, यहाँ कहीं -1 होगा और इधर ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। -1 पर ये कोई ना कोई वैल्यू लेगा, ऑफ कोर्स पॉजिटिव वैल्यू लेगा, है ना। -1 से 0 तक, -1 से 0 तक ये कैसा है? डिक्रीजिंग। 0 के बाद ये कैसा है? इंक्रीजिंग। और हमेशा पॉजिटिव है, यानी हमेशा एक्स एक्सिस से ऊपर है। बस एक जगह एक्स एक्सिस से टच करता है, जो कि क्या है? 0। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं? मतलब ये यहाँ पर ऐसा आएगा और यहाँ पर ये ऐसा चला जाएगा, मतलब यहाँ पर ये एक्स एक्सिस को टच करेगा। तो इसके कितने रूट्स हैं? आई थिंक दिख रहा है सर, एक ही रूट है। कौन सा? x की वैल्यू 0, जो हमने लकीली निकाली। कोई परेशानी, मतलब कहने को कोई स्टूडेंट चाहता तो यहाँ पर x की वैल्यू 0 ट्राई करता और कहता यही आंसर होगा। पर मैं कहूँगा सिर्फ x की वैल्यू 0 ही सेटिस्फाई करे ऐसा तो ज़रूरी नहीं ना, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। और इस बात को कंफर्म करने के लिए मैंने क्या किया? मैंने कुछ चीज़ें सोचनी शुरू की, और जब पूरे डेटा को क्लब करके जब मैंने चीज़ें देखी तो मैं इस कंक्लूजन पर आया। देखो ना आप, f' आपका
नेगेटिव था यानी एफ एक्स आपका डिक्रीजिंग था, एक्स की वैल्यू नेगेटिव के लिए तो डिक्रीजिंग। फिर 0 के बाद एफ एक्स आपका इंक्रीजिंग था क्योंकि एफ डैश एक्स पॉजिटिव था तो ये बढ़ गया, और 0 पर ये 0 था। और चाहे x की वैल्यू नेगेटिव रही हो चाहे x की वैल्यू पॉजिटिव रही हो, आपका फंक्शन हमेशा पॉजिटिव था, मतलब x एक्सिस से ऊपर था, बस 0 पर 0 था, तो ये ग्राफ बनेगा, ऐसा कर्वेचर बनेगा। मतलब आप समझ पा रहे हो, आप फंक्शंस के ग्राफ बना सकते हो अगर आप इस मोनोटोनोसिटी के कंसेप्ट को क्रैक कर पा रहे हो। आई होप अब आप कंफर्टेबल हो इस थॉट के साथ। यहाँ तक अगर चीज़ें समझ आ रही हैं और अब आप कंफर्टेबल होते चले जा रहे हो, तो थोड़ी और क्लैरिटी लेते हैं एक और क्वेश्चन एक और एग्जाम्पल के साथ। गौर से सुनिएगा, यहाँ पर वो क्या लिखा है, फिर वही बात। आई होप पिछले क्वेश्चन में नंबर ऑफ रूट्स कितने थे, 1, क्योंकि x की वैल्यू 0 पर ही वो x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा था, तो एग्जैक्टली 1 रूट हमें मिला। फाइंड द नंबर ऑफ रूट्स ऑफ दिस फंक्शन एफ ऑफ एक्स, जो लिखा हुआ है 1/x+1 का क्यूब -3x + sin x। अब इसे कैसे सोचेंगे सर? सारी बातें छोड़ो, मुझे सबसे पहले तो इसकी डोमेन बताओ। आपको इसको देख के क्या लगता है इसकी डोमेन क्या होगी? ठीक है, डोमेन निकालते हैं। 3x क्या कहेगा सर? x की सारी रियल वैल्यू ले लो, मुझे कोई समस्या नहीं है। sin x क्या कहेगा? x की सारी रियल वैल्यू, मुझे कोई समस्या नहीं है। बस डिनोमिनेटर में x+1 का क्यूब 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x+1 0 नहीं होना चाहिए, मतलब x का बेबी -1 नहीं होना चाहिए। मतलब सारी रियल वैल्यू ले लो, बस -1 मत लेना। मतलब अगर इसका आप डोमेन मुझसे पूछते तो मैं क्या कहता, इसके डोमेन को लेके मेरा ओपिनियन होता सारी रियल वैल्यूज माइनस कितना, 1, -1 या -1, आई एम रियली सॉरी, -1। तो इसके फंक्शन का जो ग्राफ बनेगा ना, वो -1 पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, पर बाकी सारी वैल्यूज पर होगा। क्योंकि मैं किसको निकालने में इंटरेस्टेड हूँ? मैं रूट को निकालने में इंटरेस्टेड हूँ, है ना। अब इसके ग्राफ की अगर अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, है ना। मैं क्या निकालने जा रहा हूँ? f'(x). एफ ऑफ एक्स क्या है सर? वो है 1/x+1 का क्यूब +3x प्लस आपका sin x। होपफुली यही है ना, x+1 का क्यूब -3x + sin x। तो बस यहाँ पर कितना है, माइनस। चलो, अगर ये आपका क्या रहा, ये आपका अगर f ऑफ x है, तो क्या आप मुझे f'(x) निकलवा सकते हैं? कोशिश करते हैं सर f'(x) निकालने की। क्या आएगा? x+1 का क्यूब। अब आप ऐसा ना समझ लो, देखो ये पावर 3 न्यूमरेटर में जाएगी, -3 फ्रंट में आएगा, फिर पावर -4 होगी, वो नीचे आएगा, पावर 4 हो जाएगी। तो बस इसकी नेगेटिव वैल्यू बाहर रख दो और इसकी पावर 1 से इंक्रीज कर दो। मतलब ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1 कितना, x+1 की पावर 4, लेकिन ऑफकोर्स न्यूमरेटर में कितना, 1 के बजाय 1 × -3, दैट विल बी -3। सर चेन रूल तो लगा ही नहीं रहे हो आप। x+1 का डेरिवेटिव कितना, 1, तो ये सॉर्ट आउट हो गया। -3x का डिफरेंशिएशन -3 और sin x का डिफरेंशिएशन cos x। तो ये कुछ आ रहा है आपका क्या, f'(x). अब सर फिर वही बात, इसे देखकर क्या अंदाज़ा लग रहा है, आप क्या कहना चाह रहे हो? अब कैसे सोचोगे कि ये एक्सप्रेशन कैसा है? कोशिश करते हैं सर, मैं सारी बातें छोड़ cos x को अलग रखते हुए ज़रा इस एक्सप्रेशन को गौर से देखता हूँ। देखो, नोटिस करना, कुछ आपको चमके तो मुझे भी बताना। f'(x) को वर्कआउट करते हैं, -3 कॉमन लेते हैं। पहले तो मैं लिख लेता हूँ cos x ऐसा कैसा, फिर लिखा माइनस कितना, 3। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ वो सुनना। यहाँ से -3 कॉमन लिया तो 1 प्लस कितना, 1 ये जो लिखा है कितना, 1 + 1 कितना, x+1 की पावर 4। अब आपको कुछ दिखना चाहिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आप याद करो, इसकी जो डोमेन है यानी सारे रियल नंबर्स, उसमें आप बस इतना बता दो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, ये कैसा होगा, फिर ये कैसा होगा, और फिर उसका नेगेटिव कैसा होगा, और फिर उसको कॉस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो कैसा होगा। बड़ी जाहिर सी साधारण सी बात है, अगर आप बड़ा कॉमन सा सेंस, सिंपल सा सेंस यूज़ कर पाएँ तो। मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो समझो। देखो, मैं पूरी इनइक्वालिटी नहीं लिखूंगा, बस मैं कॉमन सेंस से बेस्ड बातें कर रहा हूँ। cos x कहाँ से कहाँ तक होता है, बस यहीं पर सोचना। सर cos x आपका -1 से 1 तक होता है ना, ये तो फिक्स्ड है, ये -1 से 1 के बीच खेलेगा। x की जो वैल्यू है वो सारे रियल नंबर हैं, बस -1 नहीं हो सकता। -1 के अलावा कोई भी वैल्यू रखूंगा और 1 ऐड करूंगा और उसकी पावर 4 अगर मैंने करी रेस, तो शेलाई से वो एक कोई ना कोई पॉजिटिव वैल्यू होगी। अब 1 एनी पॉजिटिव वैल्यू या तो 1 से बड़ी होगी या 1 से छोटी होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये वैल्यू 1 से छोटी रही तो 1 दिस विल बी ग्रेटर देन 1, और अगर ये वैल्यू 1 से बड़ी रही तो 1 दिस विल बी 1 से छोटा। पर फिर भी उसमें जब आप 1 ऐड करोगे तो शेलाई से ये ओवरऑल एक्सप्रेशन 1 से बड़ा होगा। अरे 1 में या तो 0.1 ऐड होगा या 1 में 2 ऐड होगा, 0.1 भी होगा तो भी 1 से बड़ा होगा, 2 ऐड होगा तो भी 1 से बड़ा होगा। तो ये एक्सप्रेशन हमेशा 1 से बड़ा होगा। प्लीज ध्यान से सुनना।
अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 इंटू दिस हमेशा 3 या 3 से बड़ा होगा, पर उसमें आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, -3। अब आप एक बात समझो, एक छोटी सी बात समझो, मैं आपसे कह रहा हूं ये एक्सप्रेशन हमेशा -3 के इक्वल या उससे छोटा होगा। -3 के इक्वल या उससे छोटा होना मतलब -4 -5, क्योंकि अभी जब सब पॉजिटिव था तो सब बड़ा हो रहा था, लेकिन जैसे नेगेटिव होगा उल्टा हो जाएगा। कॉमन सेंस पर बेस्ड बातें, आई होप मैं कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ आपको। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये सारी वैल्यू -3 या -3 से छोटी, जैसे -4 -5 -5.5 ऐसा, और ये -1 से 1 तक है। अब अगर -1 से 1 के बीच की वैल्यू में -3 ऐड भी करोगे तो शलाई से वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या देगा, -4, और बड़े से बड़ा क्या देगा, +-2। मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ इन अ वर्स्ट केस, इन अ बेस्ट केस, अगर -3 भी ये रहता, खैर ये -3 से छोटा ही होगा, पर मैं कह रहा हूँ अगर ये -3 भी रहता तो भी आपका cos x में ऐड होकर वो -4 से -2 के बीच की वैल्यू देता। तो अब ले देकर ये -3 से और छोटी वैल्यू लेगा तो ये इसमें ऐड होकर और छोटी वैल्यू देगा। मतलब मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ ये एक्सप्रेशन आप x की कोई भी वैल्यू पर ट्राई कर लो नेगेटिव होगा। मैं फिर से प्रूव कर देता हूँ अगर कहीं पर भी कोई पॉइंट मिस किया तो। हम ये बात जानते हैं आपका ये एक्सप्रेशन जो भी हो x+1 की पावर 4 पॉजिटिव होगा, 1 अपॉन दिस कुछ ना कुछ होगा, 1 में जैसे ही ऐड करेंगे तो 1 से बड़ी वैल्यू होगी, फिर जैसे इसमें -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -3 से छोटी वैल्यू होगी। अब -3 ही अगर -1 से 1 के बीच की किसी वैल्यू में ऐड करूं तो वो -4 से -2 होता है। चूंकि ये -3 से छोटा होगा तो ये -4 से -2 से और इस तरफ शिफ्ट होगा, नीचे की तरफ, नेगेटिव वैल्यूज की तरफ, तो हमेशा ये एक नेगेटिव वैल्यू जनरेट करेगा। आप सुन रहे हो, मैं बस अपने कॉमन सेंस से बस ये बात निकाल पा रहा हूँ सर कि जो आपने f' निकाला है ना वो आपकी एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है। f' अगर आपकी एक नेगेटिव वैल्यू दे रहा है मतलब मुझे पता चल रहा है कि f आपका कैसा फंक्शन है, f आपका एक डिक्रीजिंग फंक्शन है। अब बहुत ध्यान से सुनना, यहीं पर आपका क्वेश्चन का ना एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो अक्सर स्टूडेंट्स गलत तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, बहुत अजीबोगरीब इंटरप्रिटेशन लेते हैं। मुझे 2 बातों का मतलब बताना, क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। इसका ग्राफ बनाने में चला, बिल्कुल बनाओ सर। ये आपका मान लो y एक्सिस है ना, और ये आपका x एक्सिस है। आपको समस्या कहाँ आ रही है सर? समस्या बस इतनी सी है कि आपका जो ग्राफ है, आपका जो फंक्शन है वो इस पॉइंट से नहीं गुजरता है। किससे? x की वैल्यू -1 से। तो अगर ये 0 है तो मान लिया ये आपकी x की वैल्यू -1 रही होगी। अगर ये पॉइंट 0 था तो मान लिया ये x की वैल्यू -1 रही होगी। अब मैं इसके ग्राफ को ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर ये पॉइंट -1 है तो -1 से ग्राफ पास नहीं होगा। और ये फंक्शन कैसा है? डिक्रीजिंग फंक्शन। 2-3 बातों के और मुझे जवाब दे दो, फिर आप आराम से अपनी बातें करना। मुझे बताओ, -1 को जब लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो ये फंक्शन किसे अप्रोच कर रहा है? -1 को जब राइट हैंड साइड से अप्रोच किया तो ये फंक्शन किसे अप्रोच करे? बस अगर आप इतना मुझे बता देंगे ना, मेरा सवाल आपसे सॉर्ट आउट हो जाएगा। देखो, -1 को अगर लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो sin x एक कैसी वैल्यू लेगा? सर कुछ ना कुछ होगा, मुझे नहीं पता, क्योंकि sin x क्या होगा, कोई ना कोई एक वैल्यू होगी, बिल्कुल होगी। लेकिन वहीं दूसरी ओर ये -1 के लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच किया तो लेट्स से -4 + 4 हो गया। तो कुछ ना कुछ ये वैल्यूज़ हैं -1 के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। मैंने सीधे -1 सब्सटीट्यूट किया। लेकिन जब आपने -1 यहाँ पास किया तो समस्या क्या आ रही है सर? -1 रखते ही, प्लीज़ गौर से सुनना, -1 रखते ही -1 + 1 कितना हो जा रहा है आपका? 0। अब सुनना, -1 के जब लेफ्ट हैंड साइड से इसे अप्रोच किया तो -1 से थोड़ी छोटी वैल्यू, जैसे कि मान लेता हूँ, समझाने के लिए आपको कह रहा हूँ, क्या -1 से जस्ट थोड़ी छोटी वैल्यू, जैसे कि मान ली -1.1। अब सुनना, -1.1 में अगर 1 ऐड किया तो शलाई से मुझे क्या मिलेगा? -0.1। उसका क्यूब और छोटी वैल्यू होगी। जब उस छोटी नेगेटिव वैल्यू से 1 को डिवाइड करोगे तो आपको एक बहुत बड़ी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। आप यहाँ पर जितनी छोटी वैल्यू लोगे उतनी बड़ी नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। बड़ी नेगेटिव वैल्यू मतलब आप किसकी तरफ जा रहे हो? -∞ की तरफ। मतलब जब ये -1 की तरफ जा रहा है ना तो ग्राफ आपका किसकी तरफ जा रहा होगा? -∞ की तरफ। सिमिलरली जरा सोचना और समझना, जब आप -1 की तरफ राइट हैंड साइड से आ रहे हो, जैसे -1 से जस्ट थोड़ी बड़ी वैल्यू मैंने ले ली, मान लो क्या, -0.9, समझाने के लिए कह रहा हूँ। -0.9 पर ये भी कुछ होगा, ये भी कुछ होगा, मुझे इससे कोई खासा फर्क नहीं पड़ता। -0 पॉइंट जैसे ही यहाँ रखा तो 1 - 0.9 कितना हो जाएगा? 0.1। 0.1 का क्यूब और छोटा, और 0.1 यानी एक पॉजिटिव वैल्यू के क्यूब से जब 1 को डिवाइड किया तो एक बड़ी वैल्यू। तो जैसे जैसे छोटा होगा और बड़ी वैल्यू आएगी, यानी इन्फिनिटी, यानी +∞ की तरफ ये बढ़ेगा। तो -1 के राइट हैंड साइड से ये ग्राफ इन्फिनिटी से आ रहा होगा।
पहली बात तो -1 पर डिसकंटिन्यूटी आनी है। मैं ग्राफ बनाने की तरफ जा रहा हूँ, अगर आप सुन रहे हो तो -1 की तरफ डिसकंटिन्यूटी आनी है। लेकिन ग्राफ जैसे देखो ग्राफ कहाँ से आ रहा होगा, मैं कह रहा हूँ ग्राफ सर आपका -∞ से +∞ हर वैल्यू पर एग्जिस्ट करेगा। पर जब वो -∞ से आ रहा होगा ना, तो -1 तक पहुँचते पहुँचते वो -∞ तक जाएगा। आप सुन रहे हो क्या? और -1 के राइट हैंड साइड से वो इन्फिनिटी से ऐसा जा रहा होगा। और देखो मैंने ऐसा ही बनाया है कि ये एक डिक्रीजिंग फंक्शन हो। डिक्रीजिंग का मतलब क्या? जैसे जैसे एक्स एक्सिस पर आप राइट हैंड साइड जा रहे हो, आपकी वैल्यू कम हो रही है, गिर रही है, नीचे हो रही है। लेकिन ऑफ कोर्स इस पॉइंट पर डिसकंटिन्यूटी आएगी। क्यों आएगी? क्योंकि -1 पर फंक्शन डिफाइंड नहीं है। तो फंक्शन किधर जा रहा है मैंने पता करने के लिए क्या किया, -1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाली। लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली तो मुझे -∞ की तरफ जाता हुआ दिखा, और राइट हैंड लिमिट निकाली तो इन्फिनिटी की तरफ जाता हुआ दिखा। तो -1 के राइट, अच्छा एक्स एक्सिस पर -∞ से इन्फिनिटी सब जगह ये डिफाइंड है, बस -1 पर नहीं है। तो -∞ से चला आ रहा हूं मैं डिक्रीजिंग फंक्शन बनाता हुआ, तो -∞ पर पहुंचना है -1 तक आते आते, तो ऊपर से ही आ रहा होगा। आप सुन रहे हो क्या? और जब मैं क्या कर रहा हूँ, जब मैं -1 के राइट हैंड साइड से इन्फिनिटी तक जा रहा हूँ, तो मुझे क्या करना है, मुझे इसे देखना है कि किस तरफ जा रहा होगा। तो मैं देख रहा हूँ सर कि -1 के राइट हैंड साइड पर ये इन्फिनिटी से शुरू हो रहा है और फिर चलता चला जा रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। और चूंकि ये इन्फिनिटी पिक्चर में आ रहा है, तो ये चलता चला जाएगा, ये चलता चला जाएगा। आपको इस बात में कोई तकलीफ है कि सर -1 से पहले पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे पता? -1 के बाद ये पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे पता? तो इसका पता कैसे करेंगे वो सुनना। -1 के पास ये -∞ और +∞ होगा, ये तो हमें पता है, अप्रोच करेगा ये तो पता है ना। -∞ पर कितना होगा वो देख लेते हैं, खुद सोच के देखो। जब -∞ पर आप जाओगे, ये कुछ ना कुछ होगा, ये कुछ ना कुछ होगा। सुनना ध्यान से, -∞ पर शेलाई से ये कुछ +∞ होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? तो ये कुछ ना कुछ +∞ जैसा होगा। -∞ का क्यूब इन्फिनिटी और 1/∞ 0, तो शेलाई से ये +∞ होगा। एक और बात बताता हूँ सर, ये इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते -∞ तक कैसे जाएगा वो भी समझते हैं। इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते ये -1 से 1 के बीच होगा। आई होप आप लिमिट्स का कंसेप्ट नहीं भूले हो। इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते ये आपका -3 × इन्फिनिटी यानी -∞ जैसा कुछ हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी आप ले रहे हो। और यहाँ पर 1/∞ 0 हो जाएगा, तो शेलाई से इन्फिनिटी तक पहुँचते पहुँचते ये आपका नेगेटिव इन्फिनिटी तक जाएगा। मैं लिख नहीं रहा हूँ एक एक बात, पर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आप समझ पा रहे हो तो, ताकि आप ये लिमिट का कंसेप्ट यूज़ करके इसके ग्राफ को बहुत क्लियरली बना पाओ। तो मैंने क्या पाया सर कि जब x -∞ है तो ये इन्फिनिटी है, जब x इन्फिनिटी है तो ये -∞ है, जब x -1 की तरफ बढ़ रहा है लेफ्ट हैंड साइड से तो ये -∞ है, जब x -1 की तरफ बढ़ रहा है राइट हैंड साइड से तो ये इन्फिनिटी है। बस इन पॉइंट्स को जब मैंने मिलाया और एक डिक्रीजिंग फंक्शन इंश्योर किया, कंटिन्यूस तो ये है, कंटिन्यूस क्यों है? क्योंकि ये सब कंटिन्यूस फंक्शन है, बस x की वैल्यू -1 पर तकलीफ है, बाकी सब जगह कंटिन्यूस है। तो एक डिक्रीजिंग कंटिन्यूस फंक्शन बनाया तो वो 1 तो होना ही था, और अगर वो 1 होना ही था तो उसने क्या कहा, मैं इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करूंगा। और अगर इसने 2 पॉइंट्स पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट किया तो इसके कितने रूट्स? 2 रूट्स। मेरी किसी भी बात से आपको कोई समस्या? सबसे जरूरी बात, हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डेरिवेटिव, ये सारी चीजें यूज करके फंक्शन के ग्राफ तक कैसे आ रहे हैं, फंक्शन की डोमेन और रेंज से कैसे डील करें, और ओवरऑल पूरा कैलकुलस कैसे लग रहा है, जो रिलेशन इन फंक्शन, हर एक चैप्टर को आप एक एक क्वेश्चन में लगता हुआ पा रहे हो। मेरा यकीन करिए IIT JEE मेंस और JEE एडवांस आपसे ऐसे ही क्वेश्चंस पूछेगा, जहां पर वो सारी चीजें पूरे घोल कर मिक्स करके आपसे पूछ लेगा, और आपसे पूरा कॉम्प्रहेंसिव नॉलेज एक्सपेक्टेड होगा कि आप हर एक चीज़ लगा दें, हर एक थॉट अप्लाई कर दें, हर एक पॉइंट सोच पाए। आई होप आप इस बात को लेकर अब तो कंफ्यूज्ड नहीं हैं। अगर चीज़ें क्लियर हो चली हैं तो मैं बस आपको एक छोटी सी बात समझाने में इंटरेस्टेड हूँ कि ये जो बात आपकी चल रही है, आप जानते हो ना, आपको IIT JEE मेंस और JEE एडवांस्ड मैथमेटिक्स के लिए प्रिपेयर करवाया जा रहा है। मतलब स्पेसिफिकली मैं इस सब्जेक्ट की ही बात कर रहा हूँ, IIT JEE मेंस और JEE एडवांस में मैथमेटिक्स को लेकर। एक और ज़रूरी बात, एक और बहुत क्रूशियल बात, मैथमेटिक्स को हमने समझने के लिए 5 चंक्स में डिवाइड किया, इट्स लाइक टुकड़ों में बांटा। वो 5 चंक्स हमारे लिए क्या क्या थे? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जहाँ हमने कार्टेशियन सिस्टम यानी आपके पॉइंट्स,
फिर हम स्ट्रेट लाइंस, फिर पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पर आए, फिर हमने सर्कल, फिर कोनिक सेक्शन यानी पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला किया। हमने हर चैप्टर को इसी तरीके से पढ़ा कि हमने उसके कंसेप्ट सारे सीखे। जब हम कंसेप्ट समझते हैं तो उन्हें हमने एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट किया। ये बात हो जाने के बाद अपने कंसेप्ट्स को कंसोलिडेट करने के लिए हमने आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस दिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। और जब ये सब कुछ हो रहा था तब हमने चैप्टर के सारे कंसेप्ट्स हो जाने के बाद JEE एडवांस में पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी किए। मतलब इस तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से आपको JEE एडवांस लेवल तक लाया जा रहा है। इसके बाद ऑफ कोर्स हम कहाँ शिफ्ट हुए, अब हम शिफ्ट हो चुके हैं कैलकुलस पर। कैलकुलस में हमने क्या शुरू किया, रिलेशंस एंड फंक्शंस, फिर लिमिट्स, फिर हमारे डिफरेंशिएशन पर, फिर हमने कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा, फिर हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ चुके थे और अब हम अपना चैप्टर मोनोटोनिसिटी यानी मैक्सिमा एंड मिनिमा पर आ चुके हैं। इसके बाद हम अपना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ कैलकुलस को भी कल्मिनेट करेंगे। इसके बाद आएगा आपका वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इंडिविजुअल सिंगल 2 चैप्टर्स हैं जिनको मिलाकर एक चंक हमने क्रिएट किया है और इसे भी सिस्टमैटिकली हम पढ़ेंगे और हर एक चीज़ पढ़ेंगे कॉम्प्रहेंसिवली, थरली, एकदम डिटेल्ड मैनर में जिस तरीके से हम पढ़ते हैं। देन हम आएंगे एल्जेब्रा पर, जहाँ आपके सारे सिंगल इंडिविजुअल टॉपिक्स होते हैं जैसे सेट थ्योरी, लॉगरिथम, थ्योरी ऑफ इक्वेशंस यानी कॉम्प्लेक्स नंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, आपकी क्यूबिक इक्वेशंस, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, बाइनोमियल इक्वेशन, प्रोग्रेशंस यानी सीक्वेंस एंड सीरीज, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे जो भी सारे सिंगल इंडिविजुअल चैप्टर्स हैं ये सब कुछ कवर करेंगे। उसके बाद हम शिफ्ट होंगे ट्रिग्नोमेट्री पर, यानी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोस, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, हाइट एंड डिस्टेंस पर बेस्ड प्रॉब्लम्स, इवन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, ये सारी चीज़ें कवर करेंगे। इन केस आपको लगता है कि सर ट्रिगो हमें पहले पढ़ा देनी चाहिए, तो ट्रिगो हम अपने IIT JEE चैनल पर पढ़ चुके हैं। वहाँ पर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड के प्रॉपर प्लेलिस्ट बने हैं। आप ट्रिगो वहाँ से यही सेम मतलब स्क्रैच से बेसिक से IIT JEE मेंस और JEE एडवांस तक सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ हर एक चैप्टर थरली हमने पढ़ा है। आप निश्चिंत रहिए, हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ भी आपके लिए अपलोडेड है। स्पेशली कुछ चैप्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ पूरे ओवरऑल 11th 12th मैथमेटिक्स के, तो उसमें से ट्रिग्नोमेट्री पूरा वहाँ डाला हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ भी करेंगे, पर उसे आखिरी में करेंगे। सर बीच में कहीं ज़रूरत रही तो पहली बात तो आप वहाँ से पढ़ के साइमल्टेनियसली कवर करके रख सकते हो, पर दूसरी ज़रूरी बात, जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतना मैं आपको पढ़ाऊँगा, तो आप निश्चित रहिए। वहाँ से नहीं भी पढ़ रहे हो तो भी आपको बातें समझ आएंगी। आप बस पूरे फेथ, पूरे यकीन के साथ चीज़ें फॉलो करिए। सर यही ऑर्डर क्यों? मेरा यकीन करिए इस ऑर्डर में आप चीज़ें समझेंगे नहीं, सीखेंगे भी और अपना JEE एडवांस लेवल अटेन भी करेंगे। एक क्वेरी आती है कि सर IIT JEE मेंस या JEE एडवांस हम किस लेवल को अटेन कर पा रहे हैं। पहली बात तो अगर आप बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहे हैं, स्क्रैच से, तो आप JEE एडवांस मैथमेटिक्स में अपना लेवल अटेन कर रहे हो। पर JEE एडवांस के लिए मेरी आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें खुद के एंड से। जितना आपको समझाना है, जितना पता होना चाहिए वो ज़रूर पता है, पर अगर आप JEE एडवांस लेवल पर और अच्छी कमांड चाहते हैं तो आप अपने लेवल पर और अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चंस खुद से भी प्रैक्टिस करिए। अगर आप सच में JEE एडवांस की बात करें, अगर IIT JEE मेंस की बात है तो ये काफ़ी है। दूसरी क्या ज़रूरी बात? दूसरी ज़रूरी बात ये कि जो ऑर्डर है ये सॉर्टेड है, इसको लेकर आप निश्चिंत रहिए, पूरे यकीन के साथ बस फॉलो करिए, चीज़ें चलने दीजिए और अटेंड करिए। चाहे आप 11th स्टैंडर्ड में हैं, चाहे आप 12th स्टैंडर्ड में, या फिर इवन आप ड्रॉपर हैं, आप बस फॉलो करिए। सर 11th में तो ये चैप्टर या ये टॉपिक आता नहीं, फिर भी आप पढ़िए। बस जिस ऑर्डर में आपको चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं वो एक बहुत स्ट्रैटेजिकली डिसाइडेड एक पैटर्न है, जिसको आप बस फॉलो करिए पूरे फेथ, पूरे यकीन के साथ, चीज़ें बेहतर होंगी और समझ में आने की गारंटी हमारी। स्क्रैच से आपको पढ़ाया जा रहा है, आप निश्चिंत होकर पढ़िए। मतलब ऑफ कोर्स मैं ये तो एक्सपेक्ट करूँगा कि 10th स्टैंडर्ड तक का तो बेसिक मैथ्स आपको पता हो, है ना। चलो यहाँ तक अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो ये सारी बातें जो हो रही हैं, आई होप आप भूले नहीं हो। ये सारी चीज़ें आपको एक 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर दी जा रही है, जो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन देता है। आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।